हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप सारे के सारे बच्चे मन लगा करके पढ़ाई करना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि अब आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, अब आपको अपने पेरेंट के लिए भी पढ़ाई करनी है। जिस दिन आप लोग 10th के टॉपर बनोगे और आपका पेपर में नाम आएगा, न्यूज में नाम आएगा ना, उस दिन सिर्फ आप प्राउड फील नहीं करोगे, आपके पीछे जितने भी लोगों ने मेहनत किया होगा, जो दिल से आपके लिए मेहनत किए होंगे, वो सारे के सारे लोग प्राउड फील करेंगे। तो उसी के लिए थोड़ा सा मैं भी क्रेडिट लेना चाहूंगा, मैं भी थोड़ा आप लोगों के लिए मेहनत करना चाहूंगा। तो आज की वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.1 आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तुम्हारे क्लास 10th की न्यू वाले एनसीईआरटी बुक का। अब इस वाले एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तुमने क्लास 9th में सीख रखा है। टू वेरिएबल्स के साथ क्या होता है, मैं तुम लोगों को जल्दी से समझा देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए यहीं पर एक देखो इक्वेशन दिख रहा है मुझे। इस तरीके से कभी भी पॉलिनोमियल अगर लिखा हुआ हो जहां पर इक्वल की साइन लगी रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन सेम चीजें हैं। पॉलिनोमियल में इक्वल टू जीरो नहीं होता है, अगर जीरो वहां पर दिया हुआ है तब अलग चीज है। जनरली जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो वहां पर इक्वल टू जीरो नहीं लिखते हैं। और जब इक्वल के बाद उस साइड कोई भी नंबर लिखा हुआ रहे तो उसे फिर हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो उसे हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि ये भी एक इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये सब इक्वेशन है, ठीक है। अब यहां पर क्या नाम है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि अब इस वाले चैप्टर में आपको दो इक्वेशन दिए हुए रहेंगे और उनका पेयर दिया हुआ रहेगा। जैसे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाले पार्ट में, यहां पर तुमको सिर्फ एक ही इक्वेशन नहीं दिख रहा है, यहां पर तुमको दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो पेयर बना करके इक्वेशन दिया रहेगा। और साथ ही साथ जो इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, जो लीनियर इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, ये दो वेरिएबल्स के साथ होंगे। दो वेरिएबल मतलब एक x होगा, दूसरा y होगा, या फिर कहीं पर कुछ और भी दे दिया सकता है। बाकी मेरे को जहां तक दिख रहा है सब में x और y दिया हुआ है, तो कहने का मतलब है कि दो अलग अलग वेरिएबल होने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि x और y की जो हाईएस्ट पावर होती है, जिसे हम डिग्री कहते हैं, वो हमेशा 1 होती है, तो इसलिए इसको लीनियर कहा जाता है। तो सारे चीजों का एक मतलब होता है, जो कि मैंने पहले की क्लासेस में तुम लोगों को समझा रखा है। तो सिंपल सा हम इसी वाले चैप्टर का जो 3.1 एक्सरसाइज है, ये पूरा का पूरा हम सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं तुम लोगों को बेसिक से इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज में तुम क्या पढ़ने वाले हो और कैसे पढ़ने वाले हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है टेबल नंबर 3.1। तुम्हें कोई भी टीचर तुमको ये नहीं बोलेगा कि बेटा इस टेबल को याद मत करो, सारे के सारे टीचर तुमसे यही कहेंगे कि इस टेबल को एकदम छाप दो अपने दिमाग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पे लिखी हुई चीजें हैं ना, ये तीनों चीजें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस टेबल का मतलब क्या है, मैं फटाफट समझाता हूं, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो तुमको चीजें इजी लगे। और अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में पहुंच जाऊंगा ना, तो तुमको चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेंगी। तो देखो होता क्या है कि अगर तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं पेयर बना करके इस तरीके से, ठीक है ना, ये पेयर बनेगा। एक लीनियर इक्वेशन ये रहा, एक नीचे वाला है, तो दोनों का हमने यहाँ पर पेयर बना दिया। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2 और C1 डिवाइड बाई C2 का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 है क्या। तो देखो, जो x के साथ नंबर रहता है उसको हम A1 बोलते हैं। सिंपल है, बहुत आसानी से तुमको यहीं पे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, इस वाले में ज्यादा इससे समझ में आएगा। ये x के साथ जो 3 है ना, इसको हम A2 बोलेंगे। तुम इसको भी A1 बोल सकते हो। अगर तुम इसको A1 बोलोगे तो यहाँ पर वाले को A2 बोलना पड़ेगा, यहाँ पर वाले को, ऊपर वाले को A1 बोलोगे तो इसको A2 बोलना पड़ेगा। दोनों कंडीशन में सेम आंसर आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को A1, नीचे वाले को A2 बोल देते हैं। तो यहाँ पर x के साथ क्या है, 1 है, तो हमारा A1 का जो वैल्यू होगा वो 1 कहलाएगा। और ये x के साथ 3 है, तो A2 हमारा 3 हो जाएगा। उसी तरीके से y के साथ जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पर -2 दिख रहा है तुमको y के साथ, तो ये हमारा B1 कहलाएगा। ये b जो y के साथ नंबर रहता है वो b हो जाता है, तो यहाँ पर ये B1 है, और इस y के साथ ये 4 है, तो ये B2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारे कांस्टेंट वाले नंबर होते हैं, जिसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ये जैसे 20 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या है, C2 है। और ऊपर में तो कोई नंबर है नहीं, ये वेरिएबल के साथ नंबर थे वो हमारा A1 और B1 था, लेकिन जो अलग से नंबर होता है वो हमारा कांस्टेंट टर्म कहलाता है, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो तो यहाँ पर दिया नहीं है। और अगर कभी भी कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो मैथ के लैंग्वेज में हम वहां पर बोलते हैं कि एक जीरो छुपा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, C1 के बदले में इसने जीरो लिख दिया है। तो वही करना है, A1 बाई A2 इस तरीके से निकालो, B1 बाई B2 ऐसे निकालो, C1 बाई C2 ऐसे निकालो। अब क्या करना है, इनको कंपेयर करना रहता है आपस में। जब आप इनको आपस में कंपेयर करो, स्टार्टिंग में तुम पहले A1 और B1 वाले को ही कंपेयर करना, नहीं A1 बाई A2 और B1 बाई B2 जो है तुम्हारा, उसको तुम कंपेयर करो। अगर तुमने इन्हें आपस में कंपेयर करना मतलब सिंपली बस चेक करो। क्या चेक करो
कि ये वाला इसके बराबर है या नहीं है, क्या दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं है, जैसे इस कंडीशन में तुम देख सकते हो यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो जब आपस में दोनों इक्वल नहीं होते हैं ना, तो उस टाइम पे जब आप इनके ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया जाता है, जब मैं एक्सरसाइजेस अभी सॉल्व कराऊंगा ग्राफ ड्रॉ करने वाला है ना, तो मैं बताऊंगा कि कैसे लाइन ऐसे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जब आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन के ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो वहां पर तुम्हारा दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग मतलब किसी न किसी एक पॉइंट पर दोनों लाइन आपस में जाकर के कट होंगे, तो इसको ही बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी कि अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो समझ जाओ कि जहां पर भी इंटरसेक्ट हो रहा है, दो लाइन जहां पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट को हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई, सॉल्यूशन कहा जाता है दोनों लीनियर इक्वेशन का। तो तुम्हारे सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कि नहीं होगा, या फिर कोई दूसरे टाइप के लाइन होंगे। तो वो तुमको कैसे पता चलेगा, यही रेशियो को कवर करके, यानी रेशियो को कंपेयर करके पता चलेगा। और साथ ही साथ कितनी सॉल्यूशन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब ये होता है बच्चा ना, कि दो लाइन आपस में कितने बार कट हो रहे हैं, जितने बार भी आपस में वो कट होंगे उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर सिंपली इंटरसेक्ट हो रहा है यानी एक बार कट हो रहा है, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन होगा। ये पहला चीज था। दूसरा क्या होता है इसमें, एक सेकंड में अपने बोर्ड को हटा देता हूँ साइड में, तो सब बुक आगे पीछे करते नहीं बन रहा है। दूसरी चीज होती है तुम्हारे पास कोइंसिडेंट लाइन। अब इसमें क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशन का पेयर बना करके दिया हुआ है, तुमने a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाला। अब तुम इनको कंपेयर करने जा रहे हो। कंपेयर मतलब देख रहे हो, चेक कर रहे हो कि आपस में बराबर है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इक्वल कैसे दिया हुआ है, यहाँ पर तो सब अलग अलग नंबर है। तो नहीं बच्चा, देखो क्या होता है ना कि जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन रहता है तो हम उसे उसका लोएस्ट फॉर्म में चेक करते हैं। जैसे 2/4 है, ये कट हो रहा है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ये जब कट होगा तो 1/2 बन जाएगा। वैसे इसको भी कट करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आता है, तो ये भी 1/2 बन जाएगा। और वैसे यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो ये तीनों क्या हमारे 1/2 हो रहे हैं, यानी कि तीनों आपस में बराबर हैं। तुमको पहले a1/a2 को b1/b2 से चेक करना है। अगर दोनों बराबर हो गए तो फिर तुम्हें तीसरे वाले के पास जाना है। अगर शुरू में ही बराबर नहीं हुए हैं तो तीसरे वाले के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। जब कभी भी दो लीनियर इक्वेशन दिए हों जिसके तीनों रेशियो आपस में बराबर हो, ये वाले तीनों रेशियो अगर आपस में बराबर हैं, तो उस कंडीशन में दोनों जो लाइन बनाएंगे, जब ग्राफ पेपर में लाइन बनाएंगे तो कोइंसिडेंट लाइन बनता है। और जब कोइंसिडेंट लाइन बनता है तो वहां पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। अब ये कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है कि जैसे देखो यहाँ पर एक लाइन ऐसे बना है ना, जो दूसरा लाइन बनेगा ना वो भी इसके एकदम ऊपर ऊपर में बनेगा, यानी एक के जस्ट ऊपर में दूसरा लाइन बनता है। या फिर ऐसे अगर बना है तो इसी के ऊपर में बनेगा। कहीं पर भी अगर एक लाइन ऐसे बना है तो उसके ऊपर में ही एकदम दूसरा लाइन बनेगा, हल्का सा भी आगे पीछे नहीं होता है, हल्का सा भी, एकदम एक के ऊपर दूसरा लाइन बनता है, एकदम चिपक जाता है। तो ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और जब कोइंसिडेंट लाइन हो तो मैंने तुमको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जितने बार वो टच करेगा एक दूसरे को उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो भैया जब एक के ऊपर दूसरा लाइन है तो वो तो अनगिनत बार टच कर रहा है एक दूसरे को, तो इसलिए वहां पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो ये दूसरा रेशियो होता है। तीसरे नंबर का रेशियो ये भी समझ लो जल्दी से कि अगर तुमने चेक किया रेशियो निकालने के बाद कि a1 और a2 b1 b2 के बराबर थे, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, 1/2 यहाँ पर भी आएगा, 1/2 यहाँ पर भी आएगा, लेकिन ये हमारा 1/3 आ जाएगा। यानी कि a1 a2 और b1 b2 तो बराबर हो रहे थे, लेकिन c1 c2 इक्वल नहीं हुआ इन दोनों के। तो उस कंडीशन में जो लाइन बनते हैं ना, जब हम ग्राफ में ऐसे इक्वेशन का जब हम लोग लाइन बनाते हैं तो वहां पर पैरेलल लाइन बनता है। पैरेलल का मतलब जानते हो ना, सिंपल, जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल मतलब जो कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। जैसे कि तुम्हारे फॉर एग्जांपल के लिए बुक के जो लाइंस होते हैं, जैसे ये वाला ऊपर का लाइन, ये नीचे का लाइन एकदम सीधा दम होता है, पैरेलल होता है। ये वाला लाइन पैरेलल है, ये और ये भी पैरेलल, एकदम सीधे आगे चलते जा रहे हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, ऐसे लाइन को पैरेलल कहा जाता है। तो अगर पैरेलल लाइन है यानी कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, तो वहां सॉल्यूशन ही नहीं होगा। सॉल्यूशन कब बनता है, जब लाइन एक दूसरे को टच करते हैं, कट करते हैं, तब सॉल्यूशन बनता है। तो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिसे तुम्हें याद करना है। बस तुम्हें ये याद करना है कि a1/a2 b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है इसका मतलब कि एक सॉल्यूशन होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया है, इसको याद करने की जरूरत नहीं
नहीं है, इंटरसेक्टिंग मतलब जहां पर कट हुआ तो वहां पर एक सॉल्यूशन। दूसरा, अगर तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं तो उस कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइन होता है, और कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन बनता है, और जब एक के ऊपर दूसरा लाइन बनेगा तो वहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाओ। और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर a1 और a2 b1 b2 बराबर हैं लेकिन वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में पैरेलल लाइन बनता है, और पैरेलल लाइन का मतलब कि वहां पर कोनो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा दिया हुआ है टेबल, जो तुम लोग एकदम रट डालो। ट्रिग्नोमेट्री बोलते हो ना सर, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके टेबल इंपॉर्टेंट है, उससे पहले तुमको ये पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ तुम्हारे लिए एक्सरसाइजेस, और तुमको मैं थोड़ा सिखाता हूँ कि हम लोग इस तरीके से ग्राफ वगैरह कैसे बनाते हैं। यहाँ पर जैसे पहले ही क्वेश्चन है 3.1 का, इसमें बोला जा रहा कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि आपको क्या करना है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है इस वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं, और जब लीनियर इक्वेशन आप बना लो तो उनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, ग्राफ के थ्रू फाइंड करना है। जो हमारे इक्वेशन बनेंगे उसको हम लोग और भी मेथड से सॉल्व करते हैं, आगे तुम लोग और भी मेथड पढ़ोगे 3.2 में 3.3 में। फिलहाल हम लोगों को जो इनको सॉल्व करना है ना, यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन बनेंगे उनको हम लोग ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे, ग्राफ पेज में सॉल्व करेंगे, यानी कि उसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम अपना एक इक्वेशन बनाते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took a part in मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि एक मैथ्स का क्विज हो रहा है क्लासरूम में, और वहां पर 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अब उन 10 बच्चों में गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो गर्ल्स है ना वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। देखो इसको तुम दिमाग में ही आंसर निकाल सकते हो कि गर्ल्स कितने होंगे बॉयज कितने होंगे। थोड़ा सा अगर आईक्यू लेवल तुम्हारा तेज है, थोड़े से तुम चंचल हो, होशियार बच्चे हो, तो दिमाग में तुमको पता चल जाएगा कि कितने गर्ल्स और कितने बॉयज हैं। ये कोई हमको साफ साफ बोल दिया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो बताइए कि क्विज में कितने गर्ल्स और बॉयज ने पार्टिसिपेट किया था। जो बच्चा दिमाग में सॉल्व कर लिया होगा कमेंट करके फटाक से बता देना, एकदम जल्दी से बता देना कि सर हमने दिमाग में ही कर लिया कि इतने गर्ल्स और इतने बॉयज होंगे। लेकिन अब जो बच्चे नहीं किए हैं या जो कर भी लिए उनको भी भाई ग्राफ में ही तो सॉल्व करना है ना, तो कैसे करना है वो समझो। सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज को एक्स और वाई मान लोगे। कुछ इस तरीके से ऐसे लिख सकते हो कि लेट द number of girls be x and the number of boys be y। ठीक है, क्योंकि हमको 2 वेरिएबल्स के साथ इक्वेशन बनाने हैं। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था भाई, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि टोटल वहां पर 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें समझ में आ गया कि जब हम x में y को प्लस करेंगे, यानी गर्ल्स और बॉयज को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल 10 आएगा। तो ये तुम्हारा पहला इक्वेशन बनेगा। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, हमसे बोला गया था कि जो गर्ल्स है ना वो बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी कि अगर हम गर्ल्स की संख्या निकालना चाहते हैं तो बॉयज की संख्या में 4 प्लस करना पड़ेगा। जितने भी बॉयज हैं उनमें अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब क्या करना रहता है, ये चीज देखो पहले क्लास 9th में भी था, तुम लोगों के टाइम पे नहीं था। तुम लोग जब अभी क्लास 9 में पहुंचे ना पिछले साल, तो उस समय ये सब चीजों को हटा दिया सीबीएसई ने। अगर वहां पर दिए रहते तो तुम्हारा काम अभी बहुत आसान रहता, तुमको सारी चीजें ऑटोमेटिकली पता रहती। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सीबीएसई उल्टा सीधा कम कर देता है सिलेबस को, बाद में बच्चों को दिक्कत होता है। तो भाई कोई बात नहीं, चलो सीबीएसई ने कम कर दिया, मैं तुमको समझा देता हूँ कैसे करना है। तुमने इस तरीके से इक्वेशन बना लिया। अब तुम्हें क्या करना है कि पहले वाले इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब बोलोगे सॉल्यूशन सर, सॉल्यूशन का मतलब तो डायरेक्ट आंसर होता है, नहीं वो वाला सॉल्यूशन नहीं। देखो यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। नाउ अब हम यहां पर से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन क्या है, x + y = 10। ठीक है, तुम क्या करो यहां से x को या y को ट्रांसफर कर दो। जैसे मान लो मैं y को ट्रांसफर कर देता हूं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 - y हो जाएगा ना। अब तुम साइड में एक बॉक्स बनाओ, ऐसे बॉक्स बना लिया। इसमें तुम्हें ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत है। देखो कैसे करना रहता है, इस तरीके से बॉक्स बनाना है। ऊपर में x लिखो, नीचे में y लिखो। तुम ऊपर में y नीचे में x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो अब क्या करो कि तुम यहाँ पर कुछ भी y का वैल्यू पुट करो अपनी मर्जी से। तुम्हारे मन में जो भी नंबर आ रहा है तुम उसको यहाँ पर पुट करो, तुम्हारा x का कुछ ना कुछ आंसर निकल करके आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि मैं यहाँ पर y का जो वैल्यू है वो मैं 0 पुट करता हूँ, क्योंकि मुझे 0 से स्टार्ट करने में बहुत मजा आता है। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर से x = 10 - 0, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 10 आ जाएगी। तो तुमने क्या किया कि जब y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू 10 आ गया। इसको ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। उसी तरीके से दोबारा
दोबारा तुम एक और काम करो कि y के बदले में कोई और नंबर सोच लो, जैसे तुम 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, तुम्हारी मर्जी। जैसे मान लो मैं 4 कर देता हूँ, मान लो एग्जांपल के लिए मैंने 4 किया, तुम अपना कोई दूसरा भी नंबर लोगे ना तो भी तुम्हारा सेम ही आंसर आएगा। ये मत सोचना कि सर ने जो नंबर लिया मुझे भी वही नंबर लेना है, या तुम्हारे स्कूल में जो टीचर ने लिया था वही लेना, बिल्कुल भी नहीं। तुम कुछ भी यहाँ पर सॉल्यूशन पुट कर सकते हो, बस हाँ ये ध्यान रखना कि ज्यादा बड़ा नंबर मत आ जाए। यहाँ पर जैसे मैंने 10 तो लिख दिया है, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा नंबर तुम लोग मत निकालना। क्यों नहीं निकालना? क्योंकि ग्राफ पेज हमारा थोड़ा छोटा होता है, तो ग्राफ पेज छोटा होता है ना, तो उसमें फिर प्लॉट करने में दिक्कत होता है हम लोगों को नंबर को। जैसे क्लास 8 9th में तुम लोगों ने अगर वो ग्राफ बनाया होगा, बार ग्राफ वगैरह, हिस्टोग्राम वगैरह बनाया होगा, तो तुमको याद होगा कि बहुत ऊपर तक हमारा लाइन बनता नहीं है, एक लिमिटेड ही होता है, तो इसीलिए हम बहुत बड़े नंबर यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे y का वैल्यू अगर 4 लूंगा तो x का वैल्यू 10 माइनस 4 हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू वो 6 निकल जाएगी, यानी y का वैल्यू अगर मैंने 4 लिया तो x का वैल्यू 6 निकल गया। तो ये हमारे कुछ सॉल्यूशन बन गए हैं। सेम टू सेम उसी तरीके से जो दूसरा वाला इक्वेशन था, यहाँ पर तुम लिखोगे 4 इक्वेशन नंबर 2। हम दूसरे वाले इक्वेशन के लिए, दूसरा इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू y प्लस 4 था। अब इस वाले इक्वेशन के लिए भी हम लोग ऐसी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। चलो फाइंड कर लेते हैं, ऐसे ही बनाना, जैसे पहले डब्बा बनाया था, ये x हो गया, नीचे में y हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू फॉर एग्जांपल के लिए अगर 0 पुट करता हूँ, यहाँ पर फिर से यहाँ पर अगर मैं y का वैल्यू लेट लिख भी देता हूँ, लेट y इक्वल टू 0, अगर मैं y का वैल्यू 0 लिखूंगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। मैंने जब y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू 4 आ गया। और उसी तरीके से लेट मान लेते हैं कि अगर हम लोग y का वैल्यू कितना ले लूं मैं यहाँ पर, y का वैल्यू मान लो मैं 1 ले लेता हूँ, ज्यादा नहीं लूंगा, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लूंगा। y का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो फिर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस में 4, यानी कि x का जो वैल्यू वो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब मैंने 1 लिया y का वैल्यू तो x का वैल्यू 5 आ गया। अब यही जो तुमने डब्बा बनाया है ना बेटा, ये सबसे ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? तो ग्राफ पेज पर। तो चलो मैं ग्राफ पेज ले लेता हूँ और उसमें तुमको मैं बताता हूँ कि कैसे इनको यूज करके हमें इक्वेशंस की लाइन बनाने होते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने ग्राफ पेज भी ले लिया है और उसमें मैंने नंबर लाइन भी ड्रॉ कर लिए हैं। तुम लोगों को पता है कि एक हमारे एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाला वाई एक्सिस होता है। क्लास 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में ये चीज तुमको मैंने सिखाया था। एक्स एक्सिस वाले में जो राइट साइड में हमारे नंबर होते हैं वो प्लस वाले होते हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वहां पर 0 होता है, फिर लेफ्ट में माइनस शुरू हो जाता है, नीचे में माइनस होता है, ऊपर वाले में प्लस होता है। ये सब चीजें तुम लोगों को मैंने क्लास 9th में भी सिखाया था, फिर से देख लो, ऐसे ही बनता है। अब करना क्या है, तो सबसे पहले जो हमारा पहला वाला इक्वेशन का पॉइंट हमने निकाला था वो फाइंड करो। देखो पहले वाले में x के लिए 10 और y के लिए 0 कहां पर है, तो तुम लोगों को पता है कि जब हम लोग x वाली लाइन पे बढ़ते हैं तो ये हमारा 10 लिखा हुआ है और y के लिए 0 यहीं पर होता है, यानी कि x वाले लाइन पे जो पॉइंट होते हैं कोई भी पॉइंट, वही हमारा y के लिए 0 होता है। क्योंकि देखो अगर मैं यहां पर जाऊं तो ये जो मेरा पॉइंट है ये x के लिए तो 10 होगा, लेकिन y के लिए ये 1 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को भी हम लोग 10 एंड 0 कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका नाम छोटा सा लिख देता हूँ साइड में कि हमारा x के लिए 10 और y के लिए 0 है। फिर दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, 6 एंड 4 था, यानी x के लिए 6 और y के लिए 4 था। तो x के लिए 6 कहां पर आएगा, ये रहा x के लिए 6, और y के लिए 4 अगर हमें चाहिए तो हम ऊपर बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे देखो 4 है ना, इसके सीधा ही में आ जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है देखो x के लिए सॉरी y के लिए हमारा 4 आ जा रहा है ऐसे, और जब हम नीचे देखते हैं x वाले लाइन पर तो ये x वाले लाइन के 6 के सीधाई में है एकदम। देखो ये जो x एक्सिस है इसमें 6 में आ जाओ, सीधे ऊपर बढ़ो और कहां तक बढ़ो, जहां पर y के लिए 4 आता हो। तो ये जो तुम्हारा पॉइंट कहलाएगा, यही पॉइंट तुम्हारा x के लिए 6 और y के लिए 4 कहलाएगा। ठीक है, मैं हल्का हल्का सी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं तो कटपिट हो जाता है, कि बात थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। अब तुम्हें सिंपली करना क्या है, सिंपली तुम्हें दोनों पॉइंट्स को मिला देने हैं और दोनों पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन ड्रॉ करना है। कोशिश करना कि एकदम सीधा लाइन ड्रॉ हो, यानी कि दोनों पॉइंट्स को मिला करके, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने इस पॉइंट को पकड़ा है, मैं इस पॉइंट को रख रहा हूँ और एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग भी ऐसे ही करना है, ठीक है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। तो बेटा ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है, ये लाइन कैसे ड्रॉ हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके हुआ है। और ये दोनों पॉइंट्स हमें कहाँ से मिले, तो ये दोनों पॉइंट्स हमें x और y के वैल्यू से मिले हैं। और x और y का वैल्यू कहाँ से मिला है, तो वो हमें पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने लाइन बनाया है ना, ये इस वाले इक्वेशन का ही लाइन है, जो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10 था ना, इसका लाइन ऐसे ड्रॉ होगा। बस इतना ही सा काम रहता है लाइन ड्रॉ करना, यानी ग्राफ में पेज में ड्रॉ करना, ऐसे ही करते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले पॉइंट का, यानी दूसरे वाले इक्वेशन का। तो हमारे पास यहाँ पर 4 0 था, 5 1 था, यानी x के लिए 4 है, y के लिए 0 है। तो x के लिए 4 कहाँ पर आएगा भाई, यहाँ पर आएगा, और y के लिए 0 तुमको पता है यहीं पर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाओगे तो प्लस वाला y होता है, नीचे आओ तो माइनस वाला y होता है। तो y के लिए 0 यहीं पर रह जाएगा। तो यही हमारा पॉइंट हो जाएगा 4 एंड 0। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, 5 एंड 1 है, यानी कि x के लिए 5
और y के लिए 1, यानी कि देखो x वाले लाइन पे 5 में आ जाओ और y के लिए ऊपर जाना रहेगा 1 के लिए, प्लस वाला नंबर रहते हो, और कहां तक जाए तो बस उस पॉइंट तक जाओ जहां से सीधा ही में 1 आ जाए। अगर y के लिए 2 रहता तो हम यहाँ पर आते, y के लिए 3 रहता तो यहाँ पर आते, ऐसे होता है। तो ये वाला पॉइंट मिल गया, मस्त दोनों अगल बगल के पॉइंट मिल गया, दोनों को मिला करके लाइन बना दो। अगर मान लो तुम कोई और सॉल्यूशन निकालते ना तो हो सकता है तुम्हारा यहाँ पर पॉइंट बनता, कुछ और निकालते तो हो सकता है यहाँ पर बनता, कुछ और निकालते तो यहाँ पर बनता, कहीं पर भी बन सकता था। तो हमने ऐसे बनाया है तो यहाँ पर आ गया है। लेकिन लाइन जो तुम ड्रॉ करोगे, चाहे तुम कोई सा भी पॉइंट बना लो, तुम्हारा लाइन सेम टू सेम मेरे जैसा ही ड्रॉ होगा, तो मेरी गारंटी है। अगर तुम्हारा सॉल्यूशन 3 है, 6 एंड 3 आ जाए, जैसे कि मान लो तुमने यहाँ पर क्या किया है, जैसे मैंने यहाँ पर 5 एंड 1 लिया है, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर 6 एंड 2 निकाल दिया या फिर 7 और 3 निकाल दिया, तो भी तुम्हारा जो लाइन ड्रॉ होगा वो ऐसी होगा। यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा पॉइंट, तो ये दोनों मिलकर के ऐसी सीधा लाइन बनेगा। 7 और 3 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर ऐसे ही लाइन बनेगा। यानी लाइन हमेशा सेम टू सेम ही बनता है किसी भी इक्वेशन का, वो अलग नहीं बनता है। हाँ, सॉल्यूशन अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं किसी भी लाइन के अलग अलग पॉइंट पर। ये देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब सॉल्यूशन है। बीच में भी जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, वो सब सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो इसलिए कुछ भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ये जो मेरा था, ये कितना था भाई, x के लिए 5 था, y के लिए 1 था, वो भी लिख देना ताकि अच्छे से दिखे थोड़ा सा टीचर को कि बच्चे ने सारी चीजों को कंप्लीट किया है। ऐसे दोनों साइड में एरो बना दो। और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था कि जो भी दो लाइन हमारे दिए हुए हो, वो जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर भी वो एक दूसरे को कट करते हैं, वही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। यानी कि ये दोनों यहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू कितना है, चलो x की तरफ देखो, तो x की तरफ ये 7 आ रहा है, तो पहले मैं यहाँ पर 7 लिख लेता हूँ। और y के लिए कितना आ रहा है, y के लिए ये 3 आ रहा है, यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ। यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है इस वाले इक्वेशन का, इन दोनों इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमने बनाया है, उसका जो सॉल्यूशन है वो 7 और 3 है। जो पहला नंबर होता है वो x का वैल्यू होता है, जो दूसरा नंबर होता है वो y का वैल्यू होता है। और तुम एक काम और भी कर सकते हो, जब इसको तुम सॉल्व करो ना, तो इतना मत छोड़ना, तुम एक और काम करना कि जो तुमने लाइन बनाया है उसका तुम नाम भी बता देना कि ये जो मेरा लाइन बना था सर, ये मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली इक्वेशन से बना था, और ये जो दूसरा वाला मेरा लाइन बना था, ये मेरा x इक्वल टू y प्लस 4 से बना था। तो ऐसे में टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, बच्चे ने एकदम एक एक चीज को मेंशन किया है। और सॉल्यूशन क्या निकल गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया। अब इसको यहाँ पर इतना छोड़ दो और अब तुम आ जाओ इस वाले पेज में दोबारा से। तो अब तुम यहाँ पर क्या करोगे, तुम अब फाइनली लिखोगे कि हमारा जो सॉल्यूशन निकल करके आ रहा है, यानी x और y की वैल्यू निकल करके आ रही है ग्राफ से, वो कितनी निकल करके आ रही है, तो फ्रॉम ग्राफ, जो हमने ग्राफ बनाया वहां पर हमने देखा कि जो x की वैल्यू है वो हमारी 7 है, यानी कि x क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स था। तो एक बार यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3 है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स जो पार्टिसिपेट किए थे वो 7 किए हैं, और जो नंबर ऑफ बॉयज ने कितना पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पर 3 किया है, क्योंकि y की वैल्यू 3 होती है। तो बॉयज, मेरा नाक मत कटवाओ, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो भाई, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो। तो इस तरीके से तुम्हारा पहले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट मैंने डिटेल में तुम लोगों को समझाया। प्यारे बच्चों, अगर तुम लोगों को मुझसे पढ़ना पसंद है, अगर तुम लोगों को मेरी चीजें समझ में आती है, तो एक छोटा सा और आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, वैसे छोटा नहीं, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि मैंने अनअकैडमी के साथ मिलकर के अपना एक तगड़ा सा बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ और बाकी टीचर भी मेरे साथ हैं जो साइंस पढ़ाएंगे, कुछ आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, कोई आपको एसएसटी पढ़ाएगा। तो मैंने एक कंप्लीट बैच लॉन्च किया है। अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर हमारी लाइव क्लासेस होंगी। जैसे भी आप लोग यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो ना, वहां पर लाइव क्लासेस होंगे, डाउट सॉल्विंग होगा, बहुत सारे पोल्स होंगे, बहुत सारे क्विजेस होंगे, बहुत सारी चीजें आप लोगों को नई नई सीखने को मिलेंगी। क्योंकि एनसीईआरटी से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, वहां पर मैं आपको सैंपल पेपर कराने वाला हूँ, वहां पर मैं आपको PYQs कराने वाला हूँ, वो भी लाइव क्लासेस के थ्रू, जिसमें आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर आप मुझसे बात भी कर सकते हो। उसमें जब आप लोग मेरा बैच ज्वाइन करोगे ना, तो एक ऑप्शन आता है हैंड रेज करने का, जिसमें क्लिक करके आप मुझसे डायरेक्ट कॉल के थ्रू बात कर सकते हो, जो कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में मुझे नहीं मिल रहा था। इसीलिए मैंने अनअकैडमी के साथ कोलैब करके आप लोगों के लिए वो बैच लॉन्च किया है। तो उस बैच का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करते समय आप लोग एक कोड अप्लाई करना, जिससे आप लोगों को बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, MD05। ये कोड अप्लाई करना, तो तुम लोगों को जितना भी प्राइस दिख रहा होगा ना, उसका आधा तो हो ही जाएगा, मुझे लगता है ज्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके से तुम्हें बैच ज्वाइन कर लेना है और मुझसे लाइव पढ़ने के लिए पहुंच जाना है। साथ ही साथ अगर तुम लोगों को नोट्स चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, MD सर करके भी सर्च करना तो भी आ जाएगा, या ऑफिशियल MD सर एक उसका नाम है, क्या बोलते हैं उसको, टाइटल टैग जो भी बोलते हैं, इसको भी सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है फटाफट उसे बना लेते हैं। और अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताना कि कहां पर दिक्कत हुआ है। ओके बच्चा पार्टी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास।
सो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी 5 पेंसिल और 7 अगर हम पेन लेते हैं तो टोटल हमें 50 रुपए देना पड़ता है। और अगर हम लोग 7 पेंसिल लें और 5 पेन लेते हैं ना, तो उस कंडीशन में हमें 46 रुपये देना पड़ता है। बताइए जो कॉस्ट होगा पेंसिल का और एक पेन का, यानी एक पेंसिल और एक पेन का जो कॉस्ट है ना, वो हम लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग कई मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, ग्राफ पेज वाला यूज करना है और वहां से सॉल्यूशन निकालने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे जो पहला काम होगा बच्चों, ये ध्यान रखना कि जो तुम पहला काम करोगे, 5 पेंसिल का कॉस्ट मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा। तुम लोगों को 1 पेन का और 1 पेंसिल का ही कॉस्ट लिखना है। जैसे कि इस तरीके से लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, मान लेते हैं एक पेन का जो कॉस्ट है वो x रुपी है, और उसी तरीके से एक पेंसिल का जो कॉस्ट है उसे तुम y मान लो, तो रुपी y ऐसे लिखा जाता है, रुपी के सिंबल हमेशा पहले लिखा जाता है। तो ऐसे तुम लोगों को पहले एक एक पेन का और एक पेंसिल का ले लेना है कॉस्ट। अब आना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तुमसे क्या कहा गया था कि अगर तुम 5 पेंसिल लेते हो और 7 पेन लेते हो, ऐसे बोला था ना, सॉरी हाँ, 5 पेंसिल और 7 पेन बोल रहा था, जिसका टोटल कॉस्ट आया था 50 रुपी। ठीक है, मैं फालतू में पहले पेन का लिख दिया, पहले मुझे पेंसिल का लिख देना था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। इससे तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि अगर हम लोग आगे पीछे भी लिख दे तो भी चलेगा। जैसे क्वेश्चन में पहले पेंसिल लिखा था तो मेरे दिमाग में आया कि पहले मेरे को x ले लेना था पेंसिल को, और फिर बाद में मुझे y ले लेना था पेन को, लेकिन जरूरी वो भी नहीं है। तुम आगे पीछे भी करोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा, चलो वो समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमने 1 पेन का x रुपी लिया, 1 पेंसिल का y रुपी लिया। अब हमें 1 का तो कॉस्ट बोला नहीं था, यानी कि जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वहां पर 5 पेंसिल और 7 पेन का दिया हुआ है। तो एक पेंसिल का अगर x रुपी है बच्चे लोग, तो बताओ 5 पेंसिल का कितना होगा। सिंपल सा आंसर है कि सर 5 का x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5x आ जाता है, यानी कि 5 पेन का जो कॉस्ट होगा, नहीं 5 पेंसिल का जो कॉस्ट होगा वो 5y हो जाएगा। अरे यार फालतू में मैं आगे पीछे लिख दिया हूँ, देखो ना, पेंसिल इसको बोल रहा हूँ फिर इसको ले रहा हूँ। तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि 5 का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पेंसिल का कॉस्ट निकल गया। उसके बाद 7 पेन का कॉस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और लिखेंगे 7x, क्योंकि एक पेन का कॉस्ट x रुपी है, तो 7 पेन का कॉस्ट होगा वो 7x हो जाएगा। और दोनों कॉस्ट को मिला करके टोटल हमें कितना रुपए देना पड़ रहा है दुकान वाले भैया को, तो 50 रुपए देना पड़ रहा है। तो इक्वल टू 50 लिख लो, रुपी बस मैं तुमको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, तुम लोगों को एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट ऐसे लिखोगे कि इन दोनों को मिलाकर के 50 मिल रहा है, और यही हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली दूसरा चीज हम लोगों को क्या बोला गया था कि अगर हम 7 पेंसिल लेते हैं तो 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग को बोल रहे हैं प्लस 5 पेन ले रहे हैं, तो 5 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो दोनों को मिला करके हम लोगों को इस बार कितना रुपए देना पड़ रहा है, तो इस बार हमें 46 रुपए देना पड़ रहा है, तो इक्वल टू 46 लिख दो। तो ऐसे तुम लोगों को पहले इक्वेशन बनाने हैं, तो ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है इसके आगे, तो जैसे पिछले बार किए थे वैसे ही करो, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चेंज है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हम पहले इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर रहे हैं, जहां पर हमें दिया हुआ है 5y प्लस में 7x इक्वल टू साइड में 50। हमें किसी भी एक का वैल्यू निकालना है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर से y का ही वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, पहले 7x उधर ट्रांसफर करूंगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5y इक्वल टू साइड में 50 माइनस में 7x। लेकिन अभी भी तो ये 5 चिपका हुआ है, हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर y चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 माइनस में 7x, और ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये अलग सा बन गया, यानी पिछले बार सिंपली हम लोगों को समझ में आ जा रहा था कि हम कौन सा वैल्यू रखें तो दूसरा क्या आंसर आ जाएगा। इस बार थोड़ा सा अलग आ गया, तो अलग आ गया तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पहले काम किए थे वही काम करेंगे, बस एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारा आंसर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन में क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने x या y किसी का भी वैल्यू फ्रैक्शन में निकाल दिया तो उसको फिर ग्राफ पेज में प्लॉट करने में दिक्कत होता है, ढूंढने में दिक्कत होता है। तो हम पहले यहीं पर थोड़ा मेहनत करके ऐसा कोशिश करेंगे कि हम x का कुछ ऐसा वैल्यू रखें जिससे y का वैल्यू हमारा ना होल नंबर निकल करके आए, डायरेक्ट नंबर निकल करके 1 2 3 4 5 6 कुछ भी निकल जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पर मैं x का वैल्यू 0 रखता हूँ, अगर मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो 7 का x से मल्टीप्लाई होकर के 7 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0 हो जाएगा, बचेगा 50 डिवाइड बाई 5, 50 को 5 से डिवाइड देंगे तो 10 आएगा, यानी कि हमारा x का वैल्यू भी एक होल नंबर आ गया और y का वैल्यू भी एक होल नंबर आ गया, तो ये चलेगा, ये चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मान लो x का वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो 7 1 7 हो जाएगा, 50 में से 7 माइनस होगा तो कितना आता है, 43 आता है। अब 43 को तो मैं 5 से डिवाइड
डिवाइड दे नहीं सकता, वो तो फ्रैक्शन आ गया। उसको चलो ठीक है मैं इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन वगैरह बना सकता हूँ, लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो तुम्हें कोशिश ऐसे नंबर करनी है, यहाँ पर ऐसे नंबर को दिमाग में लाना है, या फिर तुम लोग चाहो तो रफ पेज में पीछे में कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर तुमको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि मैं क्या करूंगा, पहले जीरो रखूंगा, क्योंकि मैंने अभी तुमको दिखाया कि जीरो रखने से काम बन जा रहा था। तो लेट x इक्वल टू जीरो, अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई जीरो, यानी कि 7 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये डिवाइड बाई में 5 है, तो ये बन गया हमारा 50 डिवाइड बाई में 5, और यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू है वो 10 निकल करके आ गई। तो एक वैल्यू हमारा 10 निकल गया, जब हमने x का वैल्यू जीरो रखा तो y का वैल्यू 10, ये पहला काम हो गया हमारा। अब दूसरा काम क्या करें, हम x का वैल्यू और क्या रख सकते हैं भाई, x का वैल्यू में और क्या रख सकता हूँ कि हमारा जैसे मान लो 1 से तो काम नहीं बना था, अगर मैं 2 रखता हूँ तो 7 टू जा 14 हो जाएगा, 50 में से 14 भी माइनस होगा तो पूरा पूरा तो 5 से कट नहीं होने वाला। अगर मैं 3 रखता हूँ x का वैल्यू तो 7 3 जा 21 होगा, फिर 50 में से 21 भी माइनस करूंगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि नीचे में 5 है, तो 50 में से 21 माइनस करोगे बच्चों तो 29 आ जाएगा तुम्हारे पास, जो कि हमारा 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 भी रखने से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नंबर लिखना ही मत यहाँ पर जिसको बाद में कट पीट करना पड़े, खराब दिखता है। तुम लोग अगर कैलकुलेट अपने दिमाग में नहीं कर पा रहे हो तो रफ पेज में पीछे साइड में कर सकते हो। चलो मैं मान लो 4 रखता हूँ, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, 50 में से 28 माइनस करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, 50 में से 35 माइनस होगा तो 15 आएगा, और वो 15 5 से पूरा पूरा कट हो जाएगा। तो यस, मैं यहाँ पर 5 रख सकता हूँ। देखो अगर मैंने x वैल्यू 5 रखा तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में तो 5 है ही हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 50 माइनस में 35 डिवाइड बाई में 5, तो y इक्वल टू आ गया हमारे पास 15 डिवाइड बाई में 5 यानी कि 3। तो जब हमने x का वैल्यू क्या रखा 5 रखा तो y का वैल्यू 3 आ गया। तो ऐसे वैल्यूज फाइंड करने बच्चे लोग, ध्यान रखना कि फ्रैक्शन में मत ले आना यार, फ्रैक्शन में ले आओगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और यही सब चीजें मैंने पहले के बच्चों को क्लास 9th में सिखा दिया था, जब बुक्स तुम्हारा कम नहीं हुए थे तो 9th वाले। तो बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि 9th में बुक कम हो गया, सिलेबस कम हो गया, अच्छी बात है, हम लोग को जल्दी से खत्म हो जाएगा मैथ्स, लेकिन बाद में वही चीज दिक्कत करता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे लोग 9th में भी जो हो, ये तुम्हारे भी अगर आसपास कोई बच्चा 9th में, तो उसको तुम सलाह जरूर देना कि भाई तू आर एस अग्रवाल या RD शर्मा जो 9th के बुक होते हैं ना उनको कर लेना, क्योंकि उनमें ये सब चीजें दी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें वो सीख करके आएंगे ना तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पहला। अब तुम लोग क्या करो, दूसरे वाले में आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में आ जाओ। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में है हमारे पास 7y प्लस में 5x इक्वल टू साइड में 46। यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम लोग, किसी भी एक का वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं 7 को ट्रांसफर करूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं इस x वाले को ट्रांसफर करता हूँ जैसे मैंने पिछले बार किया था, तो इस बार फिर लास्ट में ना 7 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और बहुत सारे बच्चों को 7 से दिमाग में ही कट करने में दिक्कत होता है। तो हम एक काम करते हैं कि हम इस बार ये y वाले को ही ट्रांसफर कर देते हैं, तो फिर से 5 डिनोमिनेटर में जाएगा। तो जब 5 डिनोमिनेटर में जाता है ना तो उसको कैलकुलेट करना ज्यादा आसान होता है, दिमाग में इनको समझ में आ जाता है कि x का या y का हम कौन सा वैल्यू रखें ताकि हमारा 5 से वो कट हो जाए। तो देखो मैं इस बार इस वाले y वाले को ट्रांसफर करूंगा, ये सब कुछ ट्रिक्स हैं जो तुमको एग्जाम में काम आएंगी। ये 46 इधर है पहले से, ये इधर जाकर के माइनस का 7y हो गया। अब हम लोग को x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 46 माइनस में 7y और डिवाइड बाई में ये 5 आ गया। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करने का है, तो फिर से वही काम करने का है, डब्बा बना लेना है साइड में अपने को। पहले तो ये हमने डब्बा बना लिया x के लिए और y के लिए, और अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि y का वैल्यू मैं कितना पुट करूं ताकि x का वैल्यू एक नंबर निकल करके आ जाए इज्जत के साथ। तो भाई यहाँ पर अगर मैं y का वैल्यू मान लो 1 लेता हूँ, ठीक है, अगर मैंने 1 लिया, ये 0 ले लेता हूँ मान लो, तो ये 0 हो जाएगा। 46 डिवाइड बाई 5 होता है क्या, नहीं होता है, तो कोई मतलब नहीं 0 लेने से। 1 लेने से भी मैं देख रहा हूँ कोई मतलब नहीं हो रहा है। 2 लेने से भी 7 टू जब 14 होगा, 46 में से 14 माइनस भी करूंगा तो भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। मुझे यानी कुछ ऐसा नंबर लेना है कि ये यहाँ पर ना ऐसा ऊपर में नंबर आ जाए जो 5 से डिवाइड होने वाला हो जाए। क्या ले सकते हैं, सोचो सोचो सोचो। अगर मैं 5 लेता हूँ तो 7 5 जब हमारा 35 हो जाएगा, तो फिर उस कंडीशन में नहीं ना, नहीं चलेगा। अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 लेने से हो रहा है यार काम, हाँ यस यस 3 लेने से हो रहा है। यहाँ पर 7 3 जब 21 होगा, 21 46 में जब माइनस होगा तो यस ये हमारे पास नंबर बन जाएगा। 46 माइनस 21 25 होता है, तो ये 25 कट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लेट, मान लेते हैं y इक्वल टू हमने ले लिया 3। अगर y इक्वल टू 3 लिया तो x इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस में 7 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई में 5। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर से, तुम लोग जैसे मैंने बताया कि ये 21 हो गया, तो 46 में 21 माइनस होगा तो 25 आएगा, तो 25 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये चलेगा।
कि y का वैल्यू हमने 3 रखा तो x का वैल्यू हमारा 5 आ गया। दूसरा और वैल्यू क्या रख लें, दूसरा और वैल्यू क्या रख लें भाई, तो यहाँ पर अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसका 5 रख लेता तो कोई मतलब नहीं हुआ था। 6 रखता हूँ तो 7 6 हमारे पास हो जाएगा 42, 46 में 42 माइनस होगा, कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 7 रख लेता हूँ, 7 7 या 49 हो जाएगा, वो भी माइनस होकर के कोई मतलब नहीं आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 8 रखता हूँ, 7 8 या 56, यस मैं 8 रख सकता हूँ, बिल्कुल मैं 8 रख सकता हूँ। देखो कैसे रख सकता हूँ ना, अगर मैंने y इक्वल टू 8 रखा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 माइनस में हमारे पास 7 मल्टीप्लाई में 8 डिवाइड बाई में हमारे पास 5 आ गया। 7 8 या 56 होता है तो 46 माइनस में 56 डिवाइड बाई में 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 10 डिवाइड बाई में 5, तो x का जो वैल्यू होगा वो माइनस का 2 आ जाएगा। मैंने सर शुरू में गलती से तुम लोगों को होल नंबर बोल दिया था। होल नंबर से मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम्हारा जो नंबर वो कंप्लीट नंबर हो। कंप्लीट मीन्स तुम्हारा फ्रैक्शन बस नहीं होना चाहिए, तुम निगेटिव में भी ले सकते हो, क्योंकि निगेटिव में भी हम लोग को पता है कि हम लोग ग्राफ पेपर में बना सकते हैं। कोशिश ये करना है कि पॉजिटिव में आ जाए, अगर पॉजिटिव में आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो तुम लोग निगेटिव में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो निगेटिव में हमारे पास आ गया x का वैल्यू माइनस का 2, जब हमने y का वैल्यू कितना लिया था 8 लिया था तब। तो ये चीजें हमने यहाँ पर लिख ली। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसका यूज करके हम लोग ग्राफ में लाइन बनाने वाले हैं और देखते हैं वो कहाँ पर कट होने वाला है। तो देखो इस बार जो मैंने ग्राफ पेज बनाया है उसमें तुम ध्यान से देखना, तो एक चेंज दिखेगा। चेंज क्या दिखेगा कि मैंने x वाले लाइन को थोड़ा सा माइनस में भी आगे बढ़ा दिया है। अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि हम लोगों ने देखा कि x का वैल्यू माइनस का 2 आया था ना, तो वो भी तो हमको ढूंढना पड़ेगा ना ग्राफ पेज में, तो इसीलिए मैंने निगेटिव कर लिया है। तो कभी भी तुम लोग को जब ग्राफ वाले क्वेश्चन मिले तो पहले तुम ये मत बना करके बैठ जाना, पहले तुम क्या करना, यहाँ पर से सॉल्यूशंस फाइंड कर लेना और उसके अकॉर्डिंग ही अपना ग्राफ पेज बनाना, तो तुमको आसानी पड़ेगा, टाइम भी बचेगा तुम्हारा। तो पहला वाला अगर मैं देखूं तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना था, 0 था और y का वैल्यू 10 था। तो x का वैल्यू 0, देखो इसी पॉइंट पर x का वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 यहीं पर होता है, लेकिन y का वैल्यू हमारे पास 10 है, तो हम ऊपर बढ़ेंगे, 9 तक मैंने लिखा है, चलो यहाँ पर एक मैं 10 भी लिख देता हूँ। तो ये जो मेरा पॉइंट होगा, यानी y वाले लाइन पर जो 10 है ना, यही x के लिए 0 है, क्योंकि x के लिए अगर प्लस का 1 रहता तो हम इधर बढ़ते, अगर x के लिए माइनस वाले नंबर रहते तो हम इधर बढ़ते। तो y वाले लाइन पे कोई भी पॉइंट, उसमें x की वैल्यू 0 हो जाती है, और x वाले लाइन पे कोई भी पॉइंट के लिए y की वैल्यू 0 हो जाती है। ये हमारा रूल है सिंपल सा, और उसका फंडा भी मैंने तुमको समझा दिया। तो ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट हमारा x के लिए 0 और y के लिए 10 कहलाएगा, तो ये मैंने को बना लिया। उसके बाद फिर हमारे पास x के लिए 5 और y के लिए 3 ढूंढना है। तो x के लिए 5 कहाँ पर है भाई, ये रहा x के लिए 5, और y के लिए 3 कहाँ पर है, तो थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, तो ये जो मेरा पॉइंट है, देखो यहाँ पर ये पॉइंट, इसकी सिधाई में y हमारा 3 में आ रहा है और x हमारा 5 आ रहा है, तो यही पॉइंट हमारा x के लिए कितना हो जाएगा, तो x के लिए 5 एंड y के लिए 3 हो जाएगा। अब आप लोगों को देखो, कोशिश तो यही करना बच्चे लोग, देखो मैंने एक छोटी सी गलती की, गलती नहीं है, काम बन जाएगा मेरा, लेकिन तुम लोगों को मैं एक सलाह देता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या बताता हूँ कि अगर तुम इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा पास पास में बनाओगे, मान लो ये यहाँ पर है, तुमने दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पर फाइंड कर लिया, जैसे मैंने 5 और 3 फाइंड किया था, मैं और भी कुछ दूसरा भी पॉइंट फाइंड कर सकता था, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट मिल जाता, मुझे यहाँ पर मिल जाता, कुछ ऐसा मिल ही जाता अगर मैं थोड़ा और दिमाग लगाता तो उससे फायदा ये होता है ना कि लाइन ड्रॉ करने में ईजी पड़ता है। अभी मुझे थोड़ा सा एकदम अच्छे से मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा आगे पीछे कर दिया तो फिर उससे होगा क्या कि मेरे सॉल्यूशन वाले लाइन मुझे पता ही नहीं चलेंगे कहाँ चले गए हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसे आ रहा है या ऐसे आ रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो ये मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ा मैंने, और ये वाला पॉइंट एकदम ऐसे पकड़ा, और ये थोड़ा सा और टेढ़ा होगा मेरे हिसाब से, हाँ इतना में होगा, और ऐसे इसको मैं एकदम ड्रॉ करूंगा। ध्यान रखना कि ये जो मिडिल पॉइंट है यहाँ पर, ये जो एकदम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हारा एकदम सीधा आना चाहिए, बाकी कहीं पर आया मतलब उससे दिक्कत नहीं है, तुम्हारा बस ये और ये पॉइंट एकदम सीधा आने चाहिए, ये तुमको ध्यान में रखना है। ये हमने पहले एरो बना दिया, नाम वगैरह बाद में लिखेंगे। अब दूसरे वाले पॉइंट के पास चले जाते हैं। दूसरा वाला पॉइंट हमारे पास x के लिए 5 था और y के लिए 3 था। अरे वाह 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 वाह, दोनों में मिल तो गया यार, मुझे सॉल्यूशन मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, दोनों में जो सेम नंबर है वही तो सॉल्यूशन होता है। यही जो पॉइंट होगा, यही हमारा x के लिए 5 और y के लिए 3 इसके लिए भी होगा, दूसरे वाले लाइन के लिए भी। और यहाँ पर हमारा -2 और 8 भी है, चलो -2 और 8 फाइंड कर लेते हैं। x के लिए -2 ये रहा, और y के लिए 8 कहाँ पर रहेगा, तो ऊपर जाना पड़ेगा, 8 8 8 8 8 ये रहा। ये जो मेरा पॉइंट है, ये x वाली लाइन के लिए देखो -2 है और y वाली लाइन के लिए 8 है, तो ये हमारा हो गया -2 और 8। बस तुम लोगों को सिंपली अब इसको मिला देना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, मैं फालतू में उतना दिमाग लगा रहा था। जहां पर सेम नंबर सॉल्यूशन मिलते हैं बेटा ना, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। देखो ऐसे मैंने बनाया लाइन, ये देखो इंटरसेक्ट कहाँ पर हुआ, उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ, क्योंकि दोनों का सॉल्यूशन हम लोगों को मिल ही चुका था, पहले ही 5 3 5 3 आ गया था, यहीं पर आ गया था। तो ये हमारा दूसरा लाइन बन गया। जल्दी से इन लोगों का मैं नाम भी लिख देता हूँ। तो जो पहला मैंने लाइन ड्रॉ किया था, ये वाला लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था,
ये था हमारे पास 5y प्लस में 7x इक्वल टू 50 वाला लाइन, और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये हमारा 7y प्लस में 5x इक्वल टू 46 वाला लाइन। तो अब हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 5 और 3 है। तो मैं आंसर कहाँ पर लिख दूँ, नीचे में तो जगह खत्म होगी मेरे पेज में, कहीं पर साइड में बना देता हूँ मैं एक थोड़ा सा डब्बा बना देता हूँ आंसर लिखने के लिए। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा वेट करना बच्चा पार्टी, तुरंत बना देता हूँ मैं एक छोटा सा डब्बा जहाँ पर हम आंसर लिख देंगे। आंसर अभी मैं लिख देता हूँ प्यारा सा डब्बा बना करके। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि फ्रॉम ग्राफ, ये फाइनल आंसर है ना, ग्राफ से हमको क्या पता चल गया, ग्राफिकली जो हमने रिप्रेजेंट किया तो कि x का जो वैल्यू है वो 5 है, यानी कि हाँ ये भी ध्यान रखना कि एग्जाम में अगर तुमने यहीं पर सॉल्यूशन देख भी लिया है तो भी तुमको ग्राफ में बनाना ही पड़ेगा, अगर ग्राफिकली लिखा हुआ है तो। भले यहाँ पर तुमको सॉल्यूशन दिख गया है लेकिन वहां पर तुमको बनाना ही पड़ेगा। तो x का इक्वल टू 5 हो गया, और x क्या था, पेन का कॉस्ट था, यानी कि जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ 1 पेन होगा वो हमारा 5 रुपए होगा, रुपए 5 हो गया। और उसी तरीके से y का वैल्यू हमारा 3 निकल करके आ जा रहा है, और ये क्या था, y क्या था, हमारा कॉस्ट था पेंसिल का, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू हमारा ₹3 आ गया। और तुम लोग अगर इसी को ऊपर नीचे भी लिखे रहते ना तो भी तुम्हारा सेम ही आंसर आता। जैसे मैंने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 पेन x लिया था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल y लिया था, अगर तुम लोग इसको आगे पीछे भी लिख दोगे तो भी लास्ट में तुम्हारा आंसर 5 और 3 ही आएगा। पेन का कॉस्ट 5 ही रुपये आएगा, चाहे तुम y ले लो चाहे x ले लो, और पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपये आएगा। टेंशन नॉट, एकदम बिंदास होकर के सॉल्व कर सकते हो। तो ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन हुआ, और पहले और दूसरे क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो तुम लोगों को मुझे समझाना था, क्योंकि इसमें तुम लोगों ने ग्राफ सीखा, ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसमें तुम लोगों ने इक्वेशन सीखा, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड करने हैं, और साथ ही साथ इक्वेशन के सॉल्यूशन फ्रैक्शन में नहीं लाने हैं, ये भी तुम लोगों ने सीखा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो तुमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है, जो कि बहुत ज्यादा काम आएगा तुम्हारा आगे चल करके। अब हम अगले क्वेश्चन को बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। बच्चा लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। जब तुम लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। बाकी मेरे बैच में तुम लोग पहुंच जाओ तब तो मजा ही आ जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन के पास चला जाए। तो देखो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है कितना प्यारा दुलारा क्वेश्चन है, कितना मजेदार क्वेश्चन है। प्यार से इसमें बोल रहा है कि अगर हमारे पास कंपेयर करिए A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को, तो बताइए कि जो लाइंस हमारे बनेंगे वो कैसे बनेंगे, क्या वो हमारे पैरेलल होंगे या वो इंटरसेक्ट होंगे या फिर वो कोइंसिडेंट होंगे। तो यानी कि इसमें हम लोगों को ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम कंपेयर करेंगे। और जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में सिखाया था, इंट्रोडक्शन जब मैं करा रहा था इस वाले एक्सरसाइज का, तो तुमको बताया था ना मैंने, कंपेयर करने के बाद कब हमारा इंटरसेक्टिंग होता है, कब पैरेलल होता है और कब कोइंसिडेंट होता है। अगर कोई बच्चा बीच से इस वीडियो को देख रहा है तो बच्चा शुरू में जाओ, इंट्रोडक्शन देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। चलिए फटाफट सॉल्व करें। तो देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि पहले पेयर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में। ये मैं गलती से 3 वाले को उतार दे रहा था, लिख रहा था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन उतार रहा था 3 वाले का। तुम्हारे साथ ऐसा होता है क्या? अगर होता हो तो कमेंट में जरूर बताना बच्चे लोग, मेरे साथ तो बहुत बार हो जाता है। तो ये हमारे इक्वेशन दिए हुए थे। हम लोगों को क्या पता है A1 किसे बोलते हैं, जो x के साथ नंबर होता है वो A1 होता है, ठीक है, पहले वाले इक्वेशन में। दूसरे वाले में जो x के साथ नंबर होता है वो A2 होता है। तो ये हमारा 5 जो है वो A1 है, और यहाँ पर जो 7 है ना भाई वो A2 है। उसके बाद यहाँ पर B1 क्या है, तो y के साथ जो भी नंबर है वो B1 है। तो ये माइनस का 4 है, ध्यान रखना, सिर्फ तुम 4 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। सो माइनस का 4 हमारा क्या है, B1 है, और y के साथ जो 6 है ये वाला, ये तुम्हारा B2 हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो कांस्टेंट नंबर होते हैं ना वो हमारे C और यहाँ पर C2 होते हैं। तो ये हमारा 8 प्लस वाला है तो 8 लिख दो सिंपली, और यहाँ पर ये माइनस का 9 है तो C2 के बदले में माइनस का 9 लिख देना। समझ में आ गया इतना चीज? अब क्या करना है इसके आगे, तो तुम लोगों को कंपेयर करना शुरू करना है। सबसे पहले फाइंड करो A1 डिवाइड बाई A2। A1 डिवाइड बाई A2 कितना है भैया, तो 5 है, डिवाइड बाई में 7 है। कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो बस इतना ही छोड़ दो। एंड अब तुम फाइंड करो B1 डिवाइड बाई में B2, ये मैं एंड लिख रहा था, नहीं तो क्या लिखा गया है। तो B1 कितना है, माइनस का 4 है, डिवाइड बाई में 6 है। ये कट हो रहा है, कट कर लेते हैं 2 का टेबल से, 2 2 जा 4 होता है, नीचे 2 3 जा 6 होता है। तुम यहीं पर रुक जाओ, तुमको अब C1 बाई C2 फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमारा A1 A2 और B1 B2 इक्वल हो तो उसके बाद ही तुम C1 C2 में जाना। अगर तुमको यहीं पर दिख जा रहा है कि A1 A2 अलग नंबर आ रहा है, B1 B2 हमारा अलग नंबर आ रहा है, तो तुम छोड़ दो। यहाँ पर हमारे पास तुम डायरेक्ट लिखोगे कि A1 डिवाइड बाई जो हमने A2 किया ना वो इक्वल नहीं था, किसके इक्वल नहीं था, B1 डिवाइड बाई B2 के। और अगर इस तरीके से आ गया A1 A2 डिवाइड बाई B1 B2 अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कि वहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन ही बनेंगे। जैसे लाइन अभी हमने ड्रॉ किए थे ना दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में,
तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है जब कभी भी ऐसा रहता है। तो ये चीज मैंने स्टार्टिंग में सिखा रखा है, तुम लोगों को बताया था। और ये रेशियो आगे भी बताया था कि अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब अगर बराबर हो तो कैसे लाइन होते हैं, या ये दोनों बराबर हो लेकिन C1 C2 हमारा इक्वल ना हो तब कैसे लाइन होता है, ये सब मैंने शुरू में बताया था। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखोगे कि इट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। या फिर उसके अलावा जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है ना वैसे भी लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि बताइए कि क्या ये इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर, तो यस ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ही वही होता है कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर इस वाले पार्ट में देखा था, या उससे पहले वाले में देखा था कि एक जगह पर इंटरसेक्ट करता था, तो बस यहाँ पर ये इंटरसेक्ट होगा। सिंपल, समझ में आ गया क्या करना रहता है। यही दूसरे वाले क्वेश्चन में करना है, तीसरे वाले क्वेश्चन में करना है। चलो फटाफट सॉल्व करें। तो देखो ये हमारे पास सेकंड नंबर के क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग फाइंड करते हैं। A1 कितना है भाई, 9 है। फाइंड कर लो B1 कितना है तो 3 है। C1 कितना है सर, तो C1 12 है, साफ साफ दिख रहा है सब पॉजिटिव में। उसी तरीके से A2 लिख लो, A2 हमारे पास 18 है। B2 लिख लो, B2 हमारे पास 6 है। और C2 लिख लो, C2 हमारे पास 24 है। चलिए रेशियो फाइंड करना शुरू कीजिए। तो हमने A1 डिवाइड बाई A2 जब लिखा तो कितना आंसर आ रहा है, A1 9 डिवाइड बाई में A2 हमारा 18 है। कट करके लोवेस्ट फॉर्म में जरूर लिख लेना, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारा टेबल दिया हुआ था वहां पर लोएस्ट फॉर्म में नहीं दिया था तो कंफ्यूजन हुआ था ना थोड़ा सा, लेकिन इसमें नहीं होगा। देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये हमारा A1 बाई A2 का वैल्यू आ गया। उसी तरीके से तुम B1 बाई B2 का भी वैल्यू फाइंड करो। तो B1 डिवाइड बाई अगर मैं B2 निकालता हूं तो ये हमारा 3 डिवाइड बाई 6 दिया हुआ है, और ये भी 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 कट हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पर भी आएगा। तो अब ये दोनों अगर बराबर आ गए हैं तो तीसरा वाला भी फाइंड करो। अब तीसरा वाला या तो बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि तीसरा वाला हमारा क्या होने वाला है। तो C1 डिवाइड बाई में C2 कितना है, तो 12 डिवाइड बाई में 24 है, और ये भी हमारा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 आता है। तो तीनों कंडीशन में हमारे तीनों के आपस रेशियो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो तुम लास्ट में लिखो कि हमारा A1 डिवाइड बाई E2 इक्वल था B1 डिवाइड बाई B2 के, और फिर वो भी इक्वल था हमारे C1 डिवाइड बाई C2 के। और जब कभी भी तीनों आपस में बराबर हो तो उस कंडीशन में जो लाइन बनते हैं बेटा ना, एक के ऊपर दूसरा लाइन बनता है एकदम। जैसे एक लाइन तुमने ऐसे ड्रॉ किया ना, तो दूसरा जो लाइन होगा वो भी एकदम सेम टू सेम उसी के ऊपर ड्रॉ होगा, तो तुमको दिखबे नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि एक ही लाइन तुमने ड्रॉ किया है। और ऐसे लाइन को बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। समझ में आया बबुआ। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगर यहाँ C1 और C2 इक्वल नहीं होता ना तो फिर उस कंडीशन में पैरेलल होता है। चलो देखते हैं शायद थर्ड वाले में हो जाए, क्योंकि अब दो टाइप के क्वेश्चन दे ही दिया, इंटरसेक्टिंग वाला भी दे दिया है और ऐसा वाला भी दे दिया, हमारा कोइंसिडेंट वाला भी दे दिया, एक के ऊपर दूसरा वाला भी। मुझे लगता है तीसरा वाला कंडीशन थर्ड वाले क्वेश्चन में आ जाना चाहिए। चलिए चेक करके पता करते हैं। तो देखो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसमें हम लोग निकालेंगे सबसे पहले A1 जो कि है 6, फिर देखेंगे B1 वो दिख रहा है हम लोगों को -3, और फिर देखते हैं अगर हम C1 तो वो हमें दिख रहा है 10। उसी तरीके से अगर हम A2 देखें तो वो हमारा 2 है। अगर हम B2 देखें तो वो हमारे पास यहाँ पर माइनस की साइन लगी हुई और कोई भी नंबर नहीं लिखा, यानी कि एक 1 छुपा हुआ, ध्यान रखना। तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। और जो हमारा C2 है बेटा वो हमारे पास प्लस का 9 दिख रहा है। चलिए रेशियो निकाल लीजिए फटाक से। A1 डिवाइड बाई A2 कितना आता है, तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 3 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 3 जा 6 होता है। 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं 3/1 लिख दे रहा हूँ क्योंकि हम रेशियो की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं B1 डिवाइड बाई B2 निकालता हूँ तो ये कितना आता है, ऊपर में माइनस का 3 है, नीचे में माइनस का 1 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हमारा देखो 3 डिवाइड बाई 1 आ गया, दोनों बराबर आ गए। अब मैं C1 बाई C2 देख लेता हूँ। तो C1 डिवाइड बाई C2 हमारा ऊपर में 10 है और नीचे में 9 है। तो यहाँ पर ये कट हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये सेम नंबर से कट नहीं हो रही है। 2 से जा रहा है और ये 3 से जा रहा है, लेकिन सेम नंबर से कट होना चाहिए था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा A1 डिवाइड बाई A2 जो है ना वो तो इक्वल है B1 बाई B2 के, लेकिन ये दोनों फिर इक्वल नहीं है हमारे C1 बाई C2 के। तो ये हमारा तीसरा वाला कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा। जब कभी भी ऐसा हो तो उस कंडीशन में जब हम लोग लाइन बनाते हैं ना तो हमेशा पैरेलल लाइन ही बनता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये हमारा कैसा लाइन बनेगा, पैरेलल लाइन। पैरेलल मतलब एक लाइन ऐसे जाएगा तो दूसरा एकदम उसके सीधा ही नीचे जाएगा, यानी कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। और ऐसे जब लाइन बनती है ना तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलता है, नो सॉल्यूशन हो जाता है, वहां पर एक्स और वाई का कोनो सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो मैंने इसे बताया ना आपको कि पहला वाला में तुम्हारा इंटरसेक्टिंग वाला भी बन गया, दूसरे वाले में कोइंसिडेंट भी तुमको समझ में आ गया, और तीसरे वाले में तुम लोगों को पैरेलल भी समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन के पास और देखते हैं वहां पर क्या दिया हुआ है।
सो थर्ड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि फिर से वही काम कीजिए, कंपेयरिंग कीजिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को एंड फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब बोलोगे यार इस साला ये का चीज आ गया, तो नया चीज दिख रहा है सर। आपने हम लोगों को इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट तो बताया था, ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो आपने बताया ही नहीं था। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका सिंपल सा मतलब मैं इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि देखो, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो उस कंडीशन में उसको कंसिस्टेंट लाइन कहा जाता है आपस में, और अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। अब अगर तुमसे मैं पूछूं कि सॉल्यूशन कब कब निकलता है, तो तुम तुरंत बताओगे कि सर जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तब एक तो सॉल्यूशन निकलता है, और जब कोइंसिडेंट लाइन होता है यानी कि एक के ऊपर जब दूसरा लाइन चलता है एकदम, तो वहां पर बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे बहुत सारे सॉल्यूशन हो, वहां पर सॉल्यूशन है ना। तो अगर हमारा सिंपल सा फंडा कि अगर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट वाला हो रहा है तो समझ जाओ कि वहां पर सॉल्यूशन है, और अगर सॉल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। यानी ये कंडीशन और ये कंडीशन अगर आ रहा है कंपेयर करने के बाद, तो समझ जाओ कि कंसिस्टेंट होगा। और अगर हमारे पैरेलल लाइन बन गए तो वहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो उसको ही इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। बस यही है, यानी तुमने ये पढ़ा हुआ है तो ये कोई अलग सा चीज नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया? चलो फटाफट चेक करते हैं कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि किसका सॉल्यूशन है और किसका सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो ये हमारे पास पहले नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, थर्ड का यानी कि फर्स्ट पार्ट है। जल्दी से मैं A1 और A2 या फिर डायरेक्ट लिख दूं क्या? चलो एक आध क्वेश्चन को मैं ऐसे ही बना देता हूं, यानी पूरा डिटेल बना देता हूं, फिर अगले क्वेश्चन से हम लोग ना A1 A2 B1 B2 सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ A1 कितना है 3 है, B1 कितना है हमारे पास, तो B1 हमारा 2 है। C1 को देखो कई बच्चे इसको बोलेंगे सर ये इधर प्लस वाला 5 है तो इधर आकर के माइनस का 5 बन जाएगा, इसलिए C1 का जो वैल्यू होगा वो माइनस का 5 होगा। तो देखो बच्चा, अगर तुम माइनस का 5 इसको इधर ला करके लिखोगे तो ये 7 को भी इधर ला करके लिखना पड़ेगा। तो कभी भी देखो, एक चीज मैं तुमको समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन में कई बार पहले वाले इक्वेशन में इक्वल के उस साइड में हमारा C वाला वैल्यू रहता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहां पर हमारे पास ये इक्वल के इस साइड हमारा C वाला क्या बोलते हैं वैल्यू रहता है। तो दोनों को सेम जगह पर रख करके ही तुम C1 और C2 का वैल्यू रखना, या तो इक्वल के दोनों राइट साइड में हो या फिर इक्वल के दोनों लेफ्ट साइड में हो, तभी हमारा C1 और C2 सही सही लिखाएगा। जैसे अभी दोनों राइट साइड में है ना, तो तुम डायरेक्ट इसको 5 भी लिख सकते हो। यहाँ पर तुमको इधर लेफ्ट में ला करके माइनस का 5 और माइनस का 7 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको पता है कि लास्ट में माइनस और माइनस कैंसिल होने वाली है। ठीक है, क्लियर ये चीज? बस यही ध्यान रखना है कि ये 5 अगर इधर रहता तो हम 7 को इधर ला करके लिखते, या और फिर हम लोग C2 लिखते, और अगर ये हमारा राइट में है तो 7 को भी हम राइट में ही रहने देंगे, तब हम लोग फिर C2 लिखेंगे, यानी कि जो C2 का वैल्यू होगा वो हमारा 7 ही होगा, माइनस माइनस लगाने की जरूरत कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पर A2 हमारे पास क्या है 2 है, और जो हमारा B2 है वो कितना है भाई, तो वो हमारा माइनस का 3 है। अगर अपन कंपेयर करेगा इसको तो A1/A2 कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 3/2, यही हो रहा है। उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर तो B1/B2 तो मेरे को दिख गया साफ साफ कि खत्म ही हो गया, इनका खेल खत्म हो गया। B1 हमारा 2 है और B2 हमारे पास माइनस का 3 है। ये और ये सेम है क्या? ना, ये ऊपर नीचे है, ये नीचे ऊपर है, उल्टा है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला नहीं, अलग अलग है दोनों कुल मिला करके। तो यहीं पर हमको पता चल गया कि हमारा A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, और जब इक्वल नहीं होता है बच्चों तो क्या होता है वहां पर, उस कंडीशन में हमारे जो लाइन बनते हैं वो आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन बनते हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब कि वहां पर एक सॉल्यूशन होता है। मैं पहला क्वेश्चन इसलिए मैं कुछ कुछ चीजों को लिख देता हूं कि इस कंडीशन में हो क्या रहा है, इस कंडीशन में इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्टिंग या फिर लाइन लिख देता हूं, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है तो वहां पर वन सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ही ये है कि वहां पर एक सॉल्यूशन निकल करके आएगा, और अगर एक सॉल्यूशन निकल करके आ गया या कितनों सॉल्यूशन निकल करके आ जाए, उस कंडीशन में हमारे जो इक्वेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो हमारे कंसिस्टेंट होते हैं। तो कंसिस्टेंट ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, तुम लोगों को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं तुमको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया हूं कि ये कंसिस्टेंट क्यों हुआ, कंसिस्टेंट इस वजह से हुआ। क्लियर? ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट उसको कंसिस्टेंट लिख देना, ये आ गया यानी कि हमारा कंसिस्टेंट ही होगा। क्लियर? थर्ड का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। चलो फटाक से सेकंड पार्ट बनाते हैं हम। तो देखो ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है, 2x - 3y = 8 है, 4x - 6y = 9 है। दोनों c वाले वैल्यू राइट साइड में है तो हम लोग डायरेक्ट इसको C1 और C2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं ना डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ ना, अब मैं A1 A2 बार बार नहीं लिख रहा हूँ, उससे टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। तो मैं A1 यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, साफ साफ दिख रहा है। A2 हमें 4 दिख रहा है तो 4 लिख देता हूँ। कट करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 आ जाएगा। ये A1 और A2 हमारे निकल करके आ गया। उसी तरीके से अगर मैं B1/B2 देखूँ तो कितना आता है, B1/B2, B1 हमारे पास माइनस का 3 है और B2 हमारे पास ये माइनस का 6 है। माइनस से माइनस का खेल खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे दोनों मिलकर के। 3 1 जा 3 हो गया, नीचे में हमारा 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये भी हमारा ये 1/2 आ गया। और अगर मैं C1/C2 देखता हूँ वो कितना आता है, तो C1 हमारे पास 8 है
और C2 हमारा 9 है। कट हो रहा है क्या C1 नंबर से? नहीं हो रहा है, यानी ये अलग आ गया। तो हम लिखेंगे कि हमारा A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल आया था भाई B1 B2 के, लेकिन लास्ट वाला थोड़ा बदमाशी कर दिया और वो इक्वल नहीं आया C1 C2। और जब इक्वल लास्ट वाला नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है बबुआ लोग, याद करो। उस कंडीशन में हमारे जो लाइन बनते हैं वो पैरेलल लाइन बनते हैं, और पैरेलल लाइन का मतलब कि वहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन तभी होता है जब लाइन एक दूसरे को टच करते हैं। तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ये सब मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। बाद में भी जब आप लोग नोट से पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये इनकंसिस्टेंट क्यों हुआ था, ये इसका रीजन है। बाकी इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। सो ये रहा तुम्हारा थर्ड वाला पार्ट, जहां पर फ्रैक्शन दिया हुआ है। कई बच्चे फ्रैक्शन देख करके क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन बेटा छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलो सिखाता हूं कैसे करना है। तुम्हें निकालना है ना A1 डिवाइड बाई A2। A1 कितना दिख रहा है? A1 हमें 3 डिवाइड बाई में 2 दिख रहा है। उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दो किससे? इस 9 से, जो कि तुम्हारा A2 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब होता क्या है कि कभी भी अगर फ्रैक्शन से किसी को भी डिवाइड करना है ना, तो वहां डिवाइड नहीं होता है, वहां पर मल्टीप्लाई होता है। कैसे मल्टीप्लाई होता है? तो नीचे और जो नंबर हमारा होल नंबर है, तुमको पता है ना कि कोई भी नंबर के नीचे में एक 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो ये जो डिवाइड हो रहा है एक्चुअल में 9/1 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला नंबर। अब क्या करो कि तुम इस 3/2 को तो 3/2 ही रहने दो। ये जो डिवाइड वाली साइन है ना, इसे तुम कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में। और जब तुमने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये जो नंबर हमारा 9/1 था, अब ये उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 9 जो है वो नीचे आ जाएगा। बस यही इसका फंडा है। अब इसको जब तुम कट करोगे तो देखो ये ऊपर में और ये नीचे में है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो बिल्कुल कट हो सकता है। 3 1 जा हमारा 3 हो जाएगा और 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो ये 1 1 जा ऊपर में 1 आ गया, नीचे में 3 2 जा हमारा 6 आ गया, यानी A1 बाई A2 हमारा 1/6 आ गया। उसी तरीके से अगर हम B1 डिवाइड बाई B2 फाइंड करते हैं तो वो कितना आता है? तो 5 डिवाइड बाई 3 दिया हुआ है हमारा B1 का वैल्यू, देखो ये वाला, और B2 कितना है भाई? तो -10 है। तो डिवाइड बाई में हमारे पास -10 हो जाएगा, और इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, जैसे कि मैंने समझाया तुमको। तो ये तुम्हारा बन गया 5 डिवाइड बाई 3। ये डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गई, ये 1 ऊपर -10 आ जाएगा नीचे में। अब इसको जब कट करोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 तो आएगा, ऊपर में 1 1 जा 1 होगा, नीचे में 3 2 जा 6 तो होगा, लेकिन प्लस और माइनस का 2 है, ध्यान रखना ये माइनस है यहाँ पर, तो प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाता है। तो 1/6 दोनों है, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में, तो दोनों अलग अलग है। जैसे +5 -5 अलग होता है, वैसे प्लस का 1/6 और माइनस का 1/6 अलग होता है। तो यहाँ तुम लिख दो कि A1 बाई A2 इक्वल नहीं हुआ हमारे B1 बाई B2 के। और जब इक्वल नहीं होता है तो तुमको पता ही है कि ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 वाले में हुआ था। और इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो 1 सॉल्यूशन होता है, यानी कि सॉल्यूशन होता है, और जब सॉल्यूशन होता है तो हमारा क्या बोलते हैं उसको? कंसिस्टेंट लाइन हो जाता है। ठीक है, बुझाइल? खत्म। थर्ड वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया सारे बच्चों को। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन बनाते हैं अब। और जो बच्चा अभी तक लाइक नहीं किया है ना बेटा, इतना कंजूसी ना करो, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। मक्खी चूसवा मत बनो तुम लोग, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, होशियार बच्चे हो। फटाफट लाइक कर दो ताकि ये वीडियो ना नए बच्चों तक भी पहुंच सके। जब तुम लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो ना, तो यूट्यूब को लगता है कि बच्चों को हेल्प मिला इस वीडियो से, तो वो नए बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचाता है, तो उससे थोड़ा मुझे भी फायदा हो जाएगा। तो प्लीज कर दीजिए भाई, कंजूसी ना कीजिए जो बच्चे अभी तक नहीं किए थे। चलिए फटाफट हम लोग वैल्यूज को निकालते हैं। A1 डिवाइड बाई A2 कितना होगा? तो 5 डिवाइड बाई में -10 हो जाएगा। कट करेंगे तो 5 1 जा 5, नीचे 5 2 जा 10 आता है। माइनस की साइन को तुम कहीं पर भी लिख सकते हो, तो जनरली हम लोग जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको भी बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग माइनस साइन को लिखते हैं इस तरीके से। ये क्लास 7th वगैरह मैंने तुमको सिखाया था। बाकी तुम नीचे में भी माइनस का 2 लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जनरली हम लोग उसको बीचों बीच में लिखते हैं या तो न्यूमरेटर में लिखते हैं, माइनस साइन कहीं पर भी लिखी हुई हो। तो ये A1 बाई A2 निकल गया। उसी तरीके से अगर मैं B1 डिवाइड बाई B2 निकालता हूं तो वो कितना होगा? B1 हमारे पास -3 है, B2 हमारे पास 6 है, तो ये भी कट होगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ जाएगा। कट होने के बाद माइनस की साइन को इसको भी मैं बीच में लिख देता हूं, जैसे मैंने बताया कहीं पर भी माइनस की साइन हो वो बीच में लास्ट में लिखा जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और लास्ट में हमारे पास है C1 डिवाइड बाई में C2। C1 हमारे पास है 11 और C2 है -22, तो 11 लिखा, नीचे में -22 लिखा। कट होगा तो 11 1 जा 11 आएगा, 11 2 जा 22 आएगा, और माइनस की साइन जो नीचे थे उसको भी हम लोग बीच में डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोगों को साफ साफ क्या दिख रहा है भाई? एकदम अपनी आंखों से दिख रहा है बिना चश्मा लगाए कि हमारा A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 के, और फिर वो भी इक्वल है C1 बाई C2 के। और जब कभी भी ऐसा होता है तब वहां पर क्या होता है? तब वहां पर हमारे कोइंसिडेंट लाइन बनते हैं। अगर कभी भी ये केस आ गया तो उस कंडीशन में हमारे कोइंसिडेंट लाइन बनते हैं, कोइंसिडेंट।
और जब कोइंसिडेंट लाइंस बनते हैं यानी कि वहां पर मैनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इतने सारे सॉल्यूशन हो गए हैं कि तुम लोग क्या बोलोगे, इसको डायरेक्ट कंसिस्टेंट बोलोगे, ठीक है, कंसिस्टेंट। तो ये हमारा कंसिस्टेंट लाइन कहलाएगा। क्लियर बच्चा लोग, समझ में आ गया? तो ये मैंने तुमको समझने के लिए लिखा है, एग्जाम में तुम लोगों को डायरेक्ट कंसिस्टेंट लिख देना है। तो ये 4th नंबर कंप्लीट। चलिए 5वां नंबर एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 3rd वाले का, उसे भी फटाक से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन। चलिए फटाक से फाइंड किया जाए, a1 बाई a2 की वैल्यू कितनी होगी। a1 हमारे पास 4 डिवाइड बाई 3 है, जैसे कि तुम देख सकते हो। डिवाइड बाई में हमारा a2 हो जाएगा जो कि 2 है, यानी कि इसके नीचे में एक 1 है। तो अगले स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे, 4 बाई 3 लिखेंगे। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इस 2 बाई 1 को हम लोग उल्टा करके 1 बाई 2 लिख देंगे। कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 1 जा 2 और हमारा 2 2 जा 4 हो रहा है। तो यहाँ ऊपर में 2 1 जा 2 आ जाएगा और नीचे में 3 1 जा 3 आ जाएगा, यानी कि सॉल्व करने के बाद 2 डिवाइड बाई 3 आ रहा है a1 बाई a2 को सॉल्व करने के बाद। उसी तरीके से अगर हम b1 डिवाइड बाई b2 करते हैं तो b1 हमारे पास प्लस वाला 2 है, b2 हमारे पास प्लस वाला 3 है, खत्म। ये तो कटे नहीं होगा, यही आ गया, देखो दोनों बराबर भी आ गए हैं। लास्ट में c1 डिवाइड बाई c2 भी निकाल के देख लो। तो c1 हमारे पास 8 है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये 8 ये वाला, और C2 हमारे पास कितना है तो 12 है। तो डिवाइड बाई में 12 कर दो। कट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, दोनों 4 के टेबल से भी कट हो रहे हैं, 2 से भी हो रहे हैं। 2 से कट करोगे तो फिर एक बार 2 से कट करना पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 4 से कट कर दे रहा हूँ। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो ये भी हमारा 2/3 आ गया। तो एकदम सेम टू सेम पिछले बार की तरह आ गया। तो चलो ये छोटा सा होमवर्क है, बताओ 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 क्या होगा यहाँ पर। ये हमारा कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट है तो क्यों कंसिस्टेंट है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो क्यों इनकंसिस्टेंट है। ये तुम्हारा छोटा सा होमवर्क है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे लगे कि बस मैं ही अकेले नहीं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे लोग भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा वो भी कोऑपरेट करें साथ ही साथ में। तो ये ऐसे में क्लास थोड़ा इंगेजिंग होता है। लाइव क्लासेस में मजा तो आते ही है, लेकिन यूट्यूब की क्लासेस में थोड़ा सा ऐसे ऐसे बच्चों को काम देता हूँ ताकि उनको भी थोड़ा सा लगे कि वो कनेक्ट कर पा रहे चीजों को, ठीक है। तो ये तुम लोग मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ, और ये कमेंट कर देना। और साथ ही साथ तुम लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम पे भी आंसर भेज सकते हो, टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर मैं तुम लोगों को एक्सेसिट भी करूंगा अलग से। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट सॉल्व किया जाए सारे क्वेश्चंस को। तो देखो भाई, जो 4th वाला क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। यानी कि जैसे तुमने यहाँ पर चेक किया है वैसे यहाँ पर भी चेक करो कि कौन कंसिस्टेंट और कौन कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि इनकंसिस्टेंट है। अगर अगर कंसिस्टेंट निकल जाए तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि अगर तुमको वहां पर पता चल जाए कि कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या फिर हमारे पास वहां पर एक के ऊपर दूसरा वाला कोइंसिडेंट लाइन होगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। यानी अगर कंसिस्टेंट निकल गया तो आपको सॉल्यूशन, जैसे क्वेश्चन नंबर आपने पिछले वाले में फाइंड किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में ग्राफिकली कुछ उसी तरीके से आप लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में जो तुमने फाइंड किया था कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है, कुछ क्या वैसे ही करना है। यानी कह लो कि पिछले क्वेश्चंस का ये क्या है, मिक्सअप क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे भी। तो देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, जल्दी से मैं काम करता हूँ। a1 डिवाइड बाई a2 निकालता हूँ, लिखने की भी जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि तुम लोगों को मैंने बता दिया। हाँ एग्जाम में अगर आएगा तो तुम लोगों को लिख करके दिखाना पड़ेगा कि a1 कौन है, a2 कौन है, a3 कौन है ना, सॉरी a3 नहीं होता है b1 b2। तो उस तरीके से लिख लेना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा टाइम बचाना चाहता हूँ। और तुमको मैंने समझा ही दिया है कि a1 किसे बोलते हैं, a2 किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 है हमारे पास a1, तो ये हो जाएगा। डिवाइड बाई में a2 कितना हमारे पास 2 है, तो 1/2 हमारा ये निकल करके आ गया। उसके बाद हम निकाल लेते हैं b1 डिवाइड बाई में b2। b1 कितना है वो भी हमारे पास 1 है, b2 कितना है वो हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर ये भी बराबर हो गया, ये दोनों तो इक्वल हो गए। चलो c वाला भी फाइंड कर ही लेते हैं फिर, अगर इक्वल नहीं होता तो आगे फाइंड करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब इक्वल हो गया तो फाइंड कर लो। c1 हमारे पास यहाँ पर 5 है और c2 तुम लोग देख सकते हो कि 10 है, और ये भी कैंसिल होगा अगर, यानी 5 1 जा 5 5 2 जा 10 करोगे तो ये भी हमारा 1/2 ही निकल करके आ जाएगा। यानी कि हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमारा a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, और फिर ये इक्वल आ रहा है हमारे c1/c2 के। और इस तरीके से है, इसका मतलब कि एक के ऊपर दूसरा लाइन बनने वाला है हमारा, ये जो होगा कोइंसिडेंट लाइन होगा। और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या बच्चा लोग, कि ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट आ गया है तो पहले तो तुम यहाँ पे लिख दोगे कि ये कंडीशन होने की वजह से ये क्या है भाई, ये हमारा कंसिस्टेंट है, इट इज कंसिस्टेंट। तुम डिटेल में लिखते रहना, मैं शॉर्टकट में कंसिस्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पर फिर से। तो ये कंसिस्टेंट हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको ग्राफिकली भी शो करके दिखाना है कि इसके सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर तुम लोगों को देखो साफ से समझ में तो आ गया है कि एक के ऊपर दूसरा लाइन है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब ये वाला कंडीशन तुम लोगों ने पहले अभी तक एक बार भी सॉल्व नहीं किया ना, पहली बार आ रहा है तो ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा होता है। जैसे पहले तुमने किया ना, बस वही काम करेंगे यहाँ पर भी। तो सबसे पहले काम करो, यहाँ पर ऐसे लिख लो इसे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो हमारा पहला वाला इक्वेशन है, जो क्या दिया हुआ है x + y इक्वल क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है।
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस वाई हो जाएगी, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। चलो यहाँ पर से देखते हैं इसके क्या क्या सॉल्यूशन निकलने वाले, बस 2 तुम फाइंड कर लो, उतना काफी रहेगा, जैसे पहले हमने फाइंड किया था। ठीक है, तो ये हमने डब्बा बना लिया। तो अगर मैं यहाँ पर y के बदले में 1 रखता हूँ तो x का वैल्यू 4 निकल जाएगा। तो बस वही लिख लेते हैं हम सबसे पहले कि इफ, यहीं पे बगल में लिख दूं क्या, जगह बचा लेते हैं, इफ y इक्वल टू, अगर हम y इक्वल टू 1 लेते हैं तो उस कंडीशन में x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। y का वैल्यू 1 लिया तो x का वैल्यू 4 हो गया। उसी तरीके से अगर हम y का वैल्यू 2 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। y का वैल्यू 2 लिया तो x का वैल्यू 3 आ गया, तो ये पहला बन गया। उसी तरीके से दूसरा वाला इक्वेशन को पकड़ लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास कितना है, तो 2x प्लस में 2y इक्वल के उस साइड में हमारे पास 10 है। एक काम कर सकते हो, देखो इसको तुम सॉर्ट कर सकते हो अगर चाहो तो। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है, उसको ट्रांसफर कर दो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि वैसे मत करो, तुम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ही दिखा दो। वैसे कर दोगे तो चलेगा, लेकिन ना करो तो ज्यादा बेटर है। तुम इसे कैसे करो, ऐसे कर लो, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो y है इसको तो ट्रांसफर कर देते हैं, हमारा 2x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस में 2y, और फिर इस 2 को भी तो ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस में 2y और डिवाइड बाय में हमारा 2 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर एक बार पहले डब्बा बना लेता हूँ, रुको एक सेकेंड, ये x हो गया और ये y हो गया। अगर मैं y का वैल्यू मान लो 1 ले लेता हूँ तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 10 में से हमारा 2 माइनस होगा तो आ जाएगा कितना 8 आ गया, और 8 को हम लोग 2 से डिवाइड दे देंगे तो 4 आ जाएगा। तो जैसे पिछले बार हुआ था सेम टू सेम वही आ जाएगा। y का वैल्यू अगर तुम 1 ले रहे हो तो x का वैल्यू वहां पर 4 आ जा रहा है। तो इसीलिए जब एक के ऊपर दूसरा जब लाइन बनता है ना तो उस कंडीशन में ऐसे ही छोड़ने वाला रहता है, कोइंसिडेंट लाइन में ऐसे ही बराबर बराबर आते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ दूसरा सोल्यूशन भी सोचूं, मैं एक ही सोल्यूशन ना चाहूँ, बल्कि तुम लोग ऐसे कर सकते हो जो मैं तुम लोग बता रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ पर y का वैल्यू लोगे तो x का वैल्यू 4 आएगा जैसे पहले था, और वो गलत भी नहीं है, वो सही है। लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता, मैं तुम लोगों को कुछ नई चीजें सिखाना चाहता हूँ, तो मैं कुछ और वैल्यू रखूंगा। जैसे y का वैल्यू मैं यहाँ पर मान लो 0 ले लेता हूँ। अगर मैं इफ y का वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो उस कंडीशन में x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 और डिवाइड बाय में 2, तो ये हमारा देखो कितना 10 ही बन जाएगा ना, 2 0 से 0 हो गया तो 10 बाई 2 बन गया, और 10 को जब 2 से डिवाइड देते हैं तो 5 आ जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि हमारा y का वैल्यू जब हमने 0 लिया तो x का वैल्यू 5 आ गया। उसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर मान लो अगर y का वैल्यू 2 लेता हूँ ना तो यही वाला आंसर आएगा, देख लेना। अगर मैं y का वैल्यू 2 लूंगा तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस हो तो 6 आया, 6 और नीचे में 2 है तो 6 को 2 से डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा, तो यही आ जाएगा। तो मैं ये नहीं लेने वाला हूँ, मैं कुछ और लूंगा। लेकिन तुम देख लेना कि अगर तुम अलग अलग सॉल्यूशन भी लेते हो तो भी एक के ऊपर दूसरा ही लाइन बनेगा, वहां पर कोई दूसरा नया लाइन नहीं बनने वाला। तो देखो यहाँ पर अगर मैं y का वैल्यू इस बार मैं 3 ले लेता हूँ, अगर 3 लूंगा तो 3 2 6 होगा ना। देखो अगर यहाँ पर मैं 3 लिया तो ये x का वैल्यू निकल जाएगा 10 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय में 2, तो x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर से, ये हो जाएगा 6, 6 10 में से माइनस होगा तो आएगा 4, तो 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 3 लेने पर x का वैल्यू 2 आ गया। अब मैंने अलग अलग नंबर्स निकाल लिए, अलग अलग सोल्यूशन निकाल लिए। अब मैं इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट कर रहा हूँ, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि तुम अलग अलग ही निकालो, तुम सेम टू सेम भी निकाल सकते हो। अगर तुम्हारा सेम निकल जा रहा है जल्दी से तुम सेम भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, नंबर तुमको उतना ही मिलेगा। मैं इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि तुम्हें मैं प्रूफ दिखा सकूं कि जब हमारा कंसिस्टेंट होता है, और कंसिस्टेंट में कब, जब कोइंसिडेंट लाइन वाला होता है, तो उस कंडीशन में बेटा एक के ऊपर दूसरा ही लाइन बनेगा, यानी अलग अलग लाइन बनेंगे ही नहीं, चाहे तुम सॉल्यूशन अलग अलग भले फाइंड कर लो। चलो ग्राफ पेपर में इसे प्रूफ कर देता हूँ। अब तो देखो यहाँ पर मैंने ग्राफ पेज ले लिया है, और ग्राफ पेज में ना एक छोटा सा मैं टिप देना चाहूंगा सारे बच्चों को, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम इस बार देने वाले हो। वैसे जो वीडियो देख रहा हो तो देगा ही, ऑब्वियसली बात है। क्या टिप है पता है, बच्चों वाला टिप है, एकदम बारीक सा टिप है, तुमको कोई यूट्यूब में दूसरा टीचर शायद ही बताए। वो ये है कि जब तुम लोग इस टाइप से ग्राफ बनाना ना एग्जाम में, और जब तुम नंबरिंग करना ऐसे 1 2 3 4 5 6 से जब तुम नंबर करना ना, तो 1 2 से स्टार्ट मत करना है। तुम लोग कहें ये क्या बोल रहे हैं सर, 1 2 से नहीं करेंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे, आप तो 1 2 से क्यों। मैं 1 2 से नहीं किया हूँ, अभी जब इसको मैं लिख रहा था ना तो मैं ऊपर से उल्टा करके आया हूँ। अब इसका रीजन क्या पता है, एक छोटा सा एकदम फुद्दू सा रीजन है। उसका रीजन ये बच्चा कि अगर तुम्हारे पास, जैसे मेरे पास ये जो पेन है ना, ये तो थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन कई बार ऐसे पेन होते हैं हमारे पास जो थोड़ा मोटा चलते हैं, यानी कि जब हम उससे लिखते हैं ना तो उसका थोड़ा सा इंक ना यहाँ पर रह जाता है, एक्स्ट्रा बच जाता है। तो अगर जैसे मैंने 1 लिखा, ऐसे मैंने 1 लिखा, अब मैं इसके ऊपर 2 लिखूंगा ना तो मेरा ये हाथ यहाँ पर सटेगा इस 1 में, और फिर वो इंक फैल जाता है। तो तुम इतना खूबसूरत से बना करके लिख रहे हो और फिर वो इंक फैलता है ना, तो बहुत एकदम घटिया से दिखने लगता है, बेकार लगने लगता है कि यार मैंने इतनी अच्छी राइटिंग बनाई थी और वो पूरा पूरा फैल गया। केवल 1 में नहीं फैलता है, वो सब में हो जाता है। तो अगर मैं ऐसे नीचे से लिखता ना भी तो वो हो ही जाता, तो इसलिए मैंने ऊपर से लिखा। तो ये छोटा सा बारीक सा मेरे को लगा बच्चों को बताना चाहिए। अगर तुमको लगता है कि हाँ सर काम का चीज बताया आपने तो जल्दी से लाइक ठोक देना, कमेंट में बता देना कि हाँ सर बता दिया, ठीक किया आपने। और लगता है कि नहीं सर आप फालतू में बता रहे हो, जल्दी से सॉल्व कराओ, तो फिर भैया वो भी बता देना, आगे से मैं सब चीजें नहीं बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो हटाओ, हम जल्दी से पहुंचते हैं यहाँ पर
x हमारे पास 4 है और y हमारे पास 1 है, तो x का वैल्यू 4 यहाँ पर रहेगा, y का वैल्यू 1 यहाँ पर रहेगा। देखो इस टाइप से ये हमारा जो पॉइंट है ये कितना हो गया, ये हमारा 4 एंड 1 हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x के लिए हमारा 3 है और y के लिए हमारे पास 2 है, तो x के लिए 3 यहाँ पर रहेगा और y के लिए 2 कहाँ पर रहेगा, तो ऊपर जाएंगे ये वाला पॉइंट। देखो x के लिए 3 पे सीधाई पे है और y पे 2 पे सीधाई पे, ये हमारा पॉइंट जो है ना वो हो जाएगा 3 एंड 2। अब लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को मिला करके लाइन बनाता हूँ। पहले तुम लोग देखो मैं इसी को मिला कर, मैं दूसरा वाला पॉइंट को मिलाया भी नहीं, अभी दूसरे वाले लाइन को मैंने ड्रॉ किया हो ना, पहले मैं इसी को बना के तुम लोगों को दिखाता हूँ। जो मैं तुम लोग से कह रहा था जो बात वो पूरी सच है, एक के ऊपर दूसरा ही पॉइंट हमारा बनने वाला है, एक के ऊपर दूसरा ही लाइन बनने वाला है, ठीक है। तो बेटा ये जो मैंने लाइन बनाया है तुम लोगों को पता है, ये पहला वाला जो इक्वेशन है उसके लिए मैंने लाइन बनाया है, क्लियर। अब जो दूसरा वाला हमारा इक्वेशन है उसको देख लो, x के लिए 5 था और y के लिए 0 था। x के लिए 5 और y के लिए 0 कहां पर आएगा, यहीं पर आएगा ना, x वाले लाइन पर ही तो हमारा x का 5 होगा और y के लिए 0 होगा। तो यही जो मेरा पॉइंट है ये x के लिए 5 और y के लिए 0 है। देखो ये पॉइंट कहां पर आ गया, इसी लाइन के ऊपर आ गया। जो दूसरा पॉइंट मैंने अलग से लिया था कि x के लिए 2 लिया था और y के लिए 3 लिया था, तो x के लिए 2 यहाँ पर रहेगा और y के लिए 3 ऊपर बढ़ना पड़ेगा। ये आ जाओ यहाँ पर, देखो इस वाले पॉइंट पे, ये y की तरफ से 3 के सीधाई पे है और x की तरफ से 2 के सीधाई पे है, तो ये जो मेरा पॉइंट है ये हो जाएगा 3 एंड 2। तो देखा तुम लोगों ने, हमने क्या बोला था बेटा, अब तुम अगर 5 और 3 को, यानी ये वाला जो पॉइंट अभी हमने बनाया है और इस पॉइंट को अगर तुम मिला भी दो, अगर तुम इस पॉइंट को मिला करके एक नया लाइन भी बनाओ तो कहाँ बनेगा, उसके ऊपर ही तो बन जाएगा ना, अलग से थोड़ी बनेगा। तो ये होता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं कि आपस में ये कोइंसिडेंट लाइन होते हैं। और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है कि इसके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इस तरीके से तुम लोगों को इस क्वेश्चन को बनाना था, समझ में आया? अगर नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं फिर क्लियर करूंगा इसे। और अगले क्वेश्चन में पहुंचने से पहले यहाँ पर जरूर लिख देना कि इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, ओके। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन बोलते किसको है, सॉल्यूशन बोलते हैं जहां पर दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करता है। अब भाई यहाँ पर कट थोड़ी कर रहा है, एक के ऊपर ही तो दूसरा लाइन है, यानी कि हर एक पॉइंट जो हमने बनाया है ना, वो हर एक पॉइंट क्या होगा, एक दूसरे के लिए सॉल्यूशन का काम करेगा। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसका। तो 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, मुझे उम्मीद है कि तुमको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो सेकंड पार्ट बनाते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसके यहाँ पर दो इक्वेशन दी हुए हैं, चलिए फटाफट फाइंड करें। सबसे पहले a1 डिवाइड बाई, अगर मैं a2 निकालता हूँ, a1 हमारे पास 1 है और a2 हमारे पास 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर b1 डिवाइड बाई b2 निकालता हूँ तो कितना होगा, b1 हमारा माइनस का 1 है, यहाँ पर y के बाद बगल में माइनस की साइन है, यानी कि एक 1 छुपा हुआ है, तो उसको तुम लोग माइनस का 1 लिखोगे। और नीचे में b2 कितना है, तो माइनस का 3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी मेरा 1/3 ही बन जाएगा, यानी ये दोनों तो आपस में इक्वल है। अगर मैं c1 डिवाइड बाई c2 निकाल कर देखता हूँ तो वो कितना आएगा, c1 हमारे पास 8 है और c2 हमारे पास कितना भाई 16 है। दोनों को कट करूंगा तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 आ जाएगा, जो कि अलग है। देखो ये दोनों बराबर थे, ये अलग हो गया, तो हम इसको लिखेंगे कि a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल था b1 डिवाइड बाई b2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है c1 डिवाइड बाई c2 के। और जब कभी भी ये कंडीशन फंसता है तो इसका मतलब क्या होता है, वहां पर जो लाइन बनेगा वो हमारा पैरेलल लाइन बनेगा। जो लाइन बनेगा वो कैसा लाइन होगा, वो हमारा पैरेलल लाइन होगा। और पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है बच्चा, कि पैरेलल लाइन यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट अगर आ गया तो आप लोगों को फिर ग्राफ व्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, दोनों लाइन आपस में पैरेलल चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा सेकंड वाला भी पार्ट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला था ना कि इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट हुआ यानी कि अगर सॉल्यूशन हुआ तभी आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफ में, अदरवाइज अगर इनकंसिस्टेंट हो गया तो नहीं करना है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। चलो थर्ड पार्ट बनाया जाए। सो थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास ये इक्वेशन दिए हुए हैं, चलिए सॉल्व करना शुरू करें। सबसे पहले a1 डिवाइड बाई a2 फाइंड कर लो। a1 तुम्हारे पास 2 है और a2 हमारे पास 4 है, कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 1/2 आ गया इसका वैल्यू। अगर हम b1 डिवाइड बाई में b2 देखते हैं तो वो कितना आता है, b1 यहाँ पर प्लस वाला 1 है, नीचे में b2 जो है वो माइनस का 2 है। खेल खत्म हो गया यहीं पर, तुमको अब c1 c2 फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों हमारे आपस में इक्वल नहीं है। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 अलग अलग है, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि a1 डिवाइड बाई a2इक्वल नहीं आ रहा है हमारे b1 बाई b2 के। और अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में कैसा लाइन बनता है, ऐसे कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन बनते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनते हैं बबुआ। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम लोगों को समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, ताकि बाद में कंफ्यूज मत हो जाना ये हमारा कंसिस्टेंट क्यों हुआ। कंसिस्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि हमारा ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो का लिख दे रहा यार, मैं कंसिस्टेंट लिखना था ना मेरे को, तो मैं यहाँ पे कंसिस्टेंट का हो जा रही है, लगता है थक गया हूं मैं, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट,
ठीक है, और कंसिस्टेंट है तो हम लोगों को अब सॉल्यूशन भी फाइंड करना है इसको हम लोगों को इस तरीके से दिखाना पड़ेगा ग्राफ में कहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो चलो जल्दी से हम दिखा देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लो तुम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो हमारा पहला वाला इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास 2x प्लस में y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। मैं किसको ट्रांसफर कर दूं भाई, मैं क्या करता हूं ना, इस 2x को ही ट्रांसफर कर देता हूं, फिर फ्रैक्शन और एक्शन नहीं बनेगा। नहीं तो अगर मैं y को ट्रांसफर करूंगा फिर इस 2 को भेजूंगा ना तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो कोशिश करो ऐसा नंबर बनाने का, नहीं ऐसा इक्वेशन बनाने का, ताकि हमारा फ्रैक्शन ना बने, तो वो कैलकुलेट जल्दी हो जाता है, दिमाग में ही सॉल्व जल्दी हो जाता है। तो मैं ये काम करूंगा, मैं पहले तो y को 6 को भेजूंगा उधर, तो ये हमारा 2x प्लस में y इक्वल टू साइड में 6 हो जाएगा। क्लियर, माइनस का जो था उधर जाकर के प्लस का 6 बन गया। अब मैं 2x को भी भेज दूंगा, तो y इक्वल टू 6 माइनस में 2x आ गया। चलिए यहाँ पे बक्सा बना लेते हैं एक छोटा सा, ये हमारा बक्सा बन गया। इसमें हम लोगों को x का और y का सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं अगर मैं x के बदले में मान लो 0 रखता हूँ तो 2 0 से 0 हो जाएगा, 6 में से 0 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा। तो ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। इफ x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 6 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 0, यानी कि y की जो वैल्यू है वो 6 निकल करके आ गई। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6 आ गया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 रख लेता हूँ तो भी y का वैल्यू सिंपल आ जाएगा, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो 6 में से 2 माइनस होगा तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x का वैल्यू जब 1 रखा तो y का वैल्यू 4 आ गया। सिंपल था। देखो फ्रैक्शन नहीं बनता तो यही फायदा होता है कि कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फटाफट कुछ भी वैल्यू रखो तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा, फ्रैक्शन आएगा नहीं। और वही अगर फ्रैक्शन बने रहता तो दिमाग लगाना पड़ता कि कट कैसे होगा पूरा का पूरा। इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है 4x माइनस में 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर तो कोनो मतलब नहीं होने वाला है। यहाँ पर अगर मैं भेजूंगा भी तो एक चीज मैं कर सकता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ। इसको देखो किस तरीके से, 4 को अगर मैं उधर भेजूंगा तो यहाँ पर हमारे पास 4x माइनस में 2y हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारा माइनस वाला 4 जाकर के प्लस का 4 बन गया। इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये 2x हो जाएगा और ये माइनस का y हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 4 हो गया। ये 2 जब इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाकर जब कट हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 होगा तो ये 2 बन जाएगा सिंपली। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस में y इक्वल टू साइड में मैं डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ। समझ में आ गया ना। ये 2 को मैंने इधर भेजा 4 के पास तो डिवाइड में आया, फिर 4 डिवाइड बाई 2 हमारा 2 बन गया। बाकी ब्रैकेट के अंदर जो था मैंने उसको लिख दिया है। अब यहाँ से हम क्या करें, तो फिर से वही काम करता हूँ मैं। सिंपली तुम लोगों को देखो बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ को सॉल्व करने का, मैं जो इजी तरीका है वो सिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, y को उधर भेज दूंगा क्योंकि माइनस में है ना, इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। तो ये मेरा बन जाएगा 2x, इस 2 को मैं इधर ले आऊंगा, माइनस का 2 हो जाएगा और इधर जाकर के मेरा y हो गया। तो ये जो हमारे पास एक छोटा सा इक्वेशन बना है ना, अब मैं इसी का यूज करने वाला हूँ और इसमें भी वही आंसर आएगा। अगर तुम 2x को उधर भेजते ना तो लास्ट में तुमको माइनस का y से दिक्कत होता है, तुमको लास्ट में प्लस का y चाहिए रहेगा, फिर तुम माइनस की साइन को कैंसिल करोगे दोनों साइड, टाइम बर्बाद होता है। तो तुम एक काम ऐसी किया करो, एग्जाम में अगर टाइम बचाना है तो जो निगेटिव है उसको दूसरी तरफ भेज दो डायरेक्ट, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब y का वैल्यू निकालने के लिए हमको इसको सॉल्व करना है। तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पर कि अगर मैं x का वैल्यू कितना ले लूँ, अगर मान लो मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ ना, तो ये हमारा y का वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर माइनस कर ले जाऊँ क्या, माइनस में ले जाने का मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन माइनस में भी ले जा सकते हैं, चलो ले ही जाते हैं। x का वैल्यू अगर मैंने 0 लिया तो यहाँ पर हमारा 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा ये वाला, फिर माइनस का 2 है और इक्वल टू साइड में y है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो माइनस 2 इक्वल टू y आ गया, यानी कि जो y की वैल्यू आ गई वो माइनस की 2 आ गई। सिंपल, समझ में आ गया। -2 इक्वल टू y लिखो या y इक्वल टू -2 लिखो, बतिया एक ही है। जब हम पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देते हैं तो साइन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग जब एक एक करके ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज करना पड़ता है, ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग x का वैल्यू अगर मान लो 1 रखता हूँ तो फिर y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो वो भी कर लो, छोटा छोटा सा नंबर अगल बगल में आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 1 रखा हमने तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1, x के बदले में 1 रख दिया मैंने यहाँ पर, फिर माइनस का 2 है वो लिख दिया, इक्वल टू साइड में y है, तो ये मेरा 2 1 जा 2, फिर माइनस का 2 इक्वल टू साइड में y, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, बक्सा बना दो, ऐसे बना करके जरूर सॉल्यूशन लिख देना, उससे टीचर खुश रहते हैं। और थोड़ा अच्छे से बनाना, मैं तो एकदम फटाफट बना रहा हूँ, तुम लोग स्केल का यूज करके भी बना सकते हो। तो x का वैल्यू जब मैंने 0 रखा था तो y का वैल्यू माइनस का 2 आ गया था, x का वैल्यू जब मैंने 1 रखा तो y का वैल्यू मेरा 0 आ गया। ठीक है, अब चलो जल्दी से हम लोग इसको आपस में ग्राफ पेपर में इंटरसेक्ट करवा देते हैं। हो ही जाएगा, करवाने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो देखो यहीं पर मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के नीचे ही बना लिया ग्राफ, बहुत जगह था। तो ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया। देखो मैं नीचे से लिख रहा हूँ ना, नीचे से लिख रहा हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होता है, उससे खराब दिखेगा वहाँ पर, तुम लोग देख लेना। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा वहीं तक ले जाना है। चलो बच गया, मेरा पेन अच्छा लगता है।
अभी बीच में तो उल्टा से लिख रहा था, अभी लिखना अच्छा हो गया है। फिर अब इधर भी हमारे पास 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नीचे में हम लोग -1 और -2 तक ले जाते हैं, -3 भी लिख सकते हो क्योंकि हम लोगों को y का वैल्यू -2 तक भी चाहिए ना, इसीलिए मैंने नीचे में भी लिख दिया। पिछले बार जरूरत नहीं था इसलिए नहीं लिखा था। तो स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले से। हमारा x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6 है। x का वैल्यू 0 देखो यहीं पर है, सॉरी ऊपर में कहाँ जा रहा हूँ इस वाले में। y का वैल्यू किस में लेना है, 6 लेना है ना, तो ये y वाली लाइन होती है हमारी और ये x वाली लाइन होती है। तो हमारे पास y का वैल्यू 6 यहाँ पर आएगा और x का वैल्यू 0 यहीं पर हो जाएगा, क्योंकि x का अगर कोई प्लस वाला वैल्यू रहता तो हम लोग आगे इधर बढ़ते, माइनस वाला वैल्यू रहता तो इधर बढ़ते, क्योंकि लाइन में तुम जानते हो इधर माइनस वाला x का नंबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि यही हमारा जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, तो x के लिए 0 और y के लिए 6। पहले x वैल्यू को लिखते हैं, बाद में y वैल्यू को लिखते हैं। उसके बाद फिर हमारा x का 1 है और y का 4 है, तो x का 1 कहाँ पर आएगा, ये रहा x का 1, और y के लिए 4 जाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ ऊपर में जाएंगे। तो ये जो मेरा पॉइंट है यही हो जाएगा x के लिए 1 और y के लिए 4। क्लियर, ओके, खत्म इतना। अब पहले तो दोनों को मिला करके लाइन ड्रॉ कर दो, दोनों पॉइंट्स को मिला करके लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया। क्लियर, ये हो गया पहला चीज, ये हमने पहले वाले इक्वेशन के लिए बना लिया। अब दूसरा जो इक्वेशन है जहाँ पर x के लिए 0 और y के लिए -2 था, तो देखो ये वाला जो मेरा y में -2 वाला पॉइंट है ना, यही पॉइंट x के लिए 0 कहलाएगा और y के लिए -2 कहलाएगा, सिंपल। उसके बाद फिर हमारे पास x के लिए 1 और y के लिए 0 है, तो x के लिए 1 और y के लिए 0 यही वाला पॉइंट हो जाएगा। ये x में जो लाइन होता है इस वाले लाइन पे यानी x एक्सिस में, ये हमने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू 0 यहीं पर हो जाएगा, क्योंकि y का प्लस वाला वैल्यू रहता है तो ऊपर जाते हैं, माइनस वाला वैल्यू रहता है तो नीचे आते हैं। तो अब इन दोनों को भी मिला करके लाइन ड्रॉ कर दो, कहीं ना कहीं पे कट जरूर करेंगे ये दोनों आपस में, कहीं ना कहीं पे तो एक दूसरे को कट अच्छे से करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सीधा लाइन बन रहा है ना एकदम, आई थिंक सीधा ही लाइन बन रहा है। तो ये जो होगा हमारा, ये दूसरा वाला लाइन बन जाएगा। तो जहां पर दोनों वाले पॉइंट आपस में कट हुए हैं वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तुम लोग सर ये कहां पर कट हुआ है, थोड़ा सा आगे पीछे कट हो गया क्या, तो देखो ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैंने लगता है लाइन को जो ड्रॉ किया है ना थोड़ा सा गलत ड्रॉ कर दिया है। तो अगर तुम चाहते हो कि मेरी जैसे ये गलती ना हो, क्योंकि देखो ये यहाँ पर नहीं होगा, ये एक्चुअल में थोड़ा सा नीचे में होना चाहिए था, यानी यहाँ पर है, इसका मतलब ये यहाँ पर आएगा, इस वाले पॉइंट पर आना चाहिए। और ये जो मेरा पॉइंट है ये हमारा y वाले के लिए भी 2 है और x वाले के लिए भी 2 है, यानी जो सॉल्यूशन होगा ना वो मेरा 2 and 2 हो जाएगा, x के लिए भी 2 और y के लिए भी 2। अब अगर तुम लोग एग्जाम में ये गलती नहीं करना चाहते हो जो मेरे से यहाँ पर छोटा सा हो गया, तो एक छोटा सा मैं तुमको और ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मैं तुम लोग बारीक बारीक सी चीजें बता रहा हूँ ना, वैसे एक छोटी सी और चीज सुन लो। तुम लोग क्या करना कि जैसे मैं क्या करता हूँ, तुम लोगों को सिखाने के लिए हर बार कुछ नए सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम्हें एग्जाम में किसी को सिखाने की तो जरूरत है नहीं, तुम्हें तो आंसर निकालने की जरूरत है। तो तुम क्या करना कि अगर तुम्हारा यहाँ 1 and 4 आया था तो तुम क्या करो, इसमें दिमाग ऐसा लगाओ कि इसके पास और इसके पास सेम टू सेम सॉल्यूशन आ जाए। जैसे मैं 0 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, तुम 2 से भी चेक कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि 0 और 1 में तो सेम टू सेम नहीं आ रहा था ना, तो तुम इसमें 2 से अगर चेक करोगे तो देखो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 लेता, x का वैल्यू अगर मैं 2 लेता तो y का वैल्यू कितना निकल जाता, यहाँ पर ये 2 जो हमारा 4 होता, 6 में से 4 माइनस होकर के y का वैल्यू भी हमारा 2 आ जाता, 6 में से 4 माइनस हो तो 2 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो मेरा y का वैल्यू भी 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, दूसरे वाले इक्वेशन में भी तुम देखना कि यहाँ पर अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर जो मैंने 0 लिया था, अगर मैं यहाँ पर मान लो 2 ले लेता, ये मेरा यहाँ पे 2 हो जाता, तो ये हो जाता 2 2 जा 4 और 4 में से ये 2 माइनस होकर के 2 आ जाता y का वैल्यू यहाँ पर भी, यानी x का वैल्यू 2 लेने पर यहाँ भी मेरा y का वैल्यू 2 आ जाता। तो तुम क्या करना एग्जाम में, अगर तुम चाहते हो कि ऐसा छोटा सा भी अगर आगे पीछे तुम लाइन ड्रॉ करने में हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करना चाहते हो, मेरे को लगता है ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना यही थोड़ा सा तिरछा ड्रॉ किया है, क्योंकि ये वाला ही मेरा जो है 2 और 2 से गुजरा नहीं तो ये वाला तो क्रॉस हो गया, ये तो 2 and 2 से गुजर रहा था, ये वाला ही मेरा थोड़ा सा आगे खिसक गया, हल्का सा हिल गया होगा, जो भी हुआ होगा। तो ऐसी गलती से बचने के लिए जब हम लोगों को पहले से ही पता रहता है कि दोनों में 2 and 2 आ रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई वो 2 and 2 में इंटरसेक्ट होंगे, दोनों में जो भी नंबर आता है बच्चा वही सॉल्यूशन होता है। और इसको मैंने क्वेश्चन नंबर तुम लोगों को 2 में भी समझाया था कि दोनों जो इक्वेशन है वहां पर अगर तुम्हारे सेम सॉल्यूशन तुमको दिख रहे हैं x और y का दोनों जगह पर, दोनों डब्बों में, तो समझ जाओ वही सॉल्यूशन होगा, यानी कि वहीं पर वो दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर तुमको पहले ही से पता रहेगा 2 and 2 होने वाला है तो तुम्हारा गड़बड़ हो भी नहीं करेगा लाइन ड्रॉ करने में, तो वहीं पर से तुम अच्छे से ड्रॉ करोगे। तो बाकी ये भी गलत नहीं कहलाएगा, अगर तुम ऐसे ही बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी तुम्हारा सही कहलाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन, थर्ड का नहीं फोर्थ का हमने कौन सा बना लिया भाई, थर्ड वाला क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है फोर्थ नंबर का, फोर्थ वाला, चलिए उसे भी फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पर तुम लोग इसका सॉल्यूशन लिख देना कि हेंस जो हमारे सॉल्यूशन है वो क्या है भाई, सॉल्यूशंस आर 2 and 2, या फिर x का इक्वल टू 2 and y का वैल्यू 2, ऐसा भी लिख सकते हो, फिर ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है चेक करते हैं वो हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है।
एक सेकंड बच्चों ना, मैं यहाँ पर चेक कर रहा था कि आखिर मेरा ऐसा लाइन क्यों हुआ, तो मैंने वही देखा कि मैंने ना क्या किया, एक छोटा सा गलती। और तुम लोगों को देखो, ये जो मेरी गलती है इसे तुम सीख लेने वाले हो। इंसान दो प्रकार के होते हैं इस धरती में। पहला होते हैं जो खुद गलती करके सीखते हैं, जैसे कि जो मैं यहाँ पर कर दिया मैंने। और दूसरे इंसान होते हैं तुम लोग जैसे, जो दूसरे की गलती से सीख सकते हो और बाद में अपनी गलती से बच सकते हो। तो मैंने गड़बड़ क्या किया कि मैंने जो डॉट है इसे थोड़ा सा मोटा बना दिया था, हल्का सा मोटा। बस देखो मैंने डॉट को किया, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं बनाया है। ये वाला तो मेरा एकदम इंटर यहीं पर से पॉइंट से निकला है, मेरा ये 6 और 0 से ही निकला है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो मेरा लाइन आया है ना, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। मेरा लाइन यहाँ पर से आना चाहिए था। मैं तुम लोगों को अगर रेड पेन से मार्क करके दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर से आना चाहिए था। मैं एकदम बारीकी सिखाना चाहता हूँ बच्चों। तुम लोग आगे एग्जाम बोर्ड देने वाले हो, मैं नहीं चाहता हूँ तुम लोग बोर्ड में से बच्चों वाली गलती करो। तो देखो, अगर मैं एकदम अच्छे से बनाता ना तो ये कुछ ऐसे आता, ये कुछ ऐसे लाइन बनता। ये देखो, मैं एक बार बना दूं क्या? चलो बना ही देता हूँ ना, बाद में नोट्स में बच्चे बस कंफ्यूज मत हो जाना कि सर डबल डबल लाइन कहाँ से मारती हो। देखो, ये मेरा पॉइंट है 60 और यहाँ पर मेरा जो ये वाला पॉइंट है ना, ये एक्चुअल में मेरा वो वाला था जो हमने फाइंड किया था 1 और 4। तो ये इधर है, थोड़ा सा मैंने आगे हल्का सा आगे कर दिया। और हल्का सा आगे करने की वजह क्या था कि मैंने इस वाली डॉट को थोड़ा सा मोटा बना दिया था, तो उस वजह से हो गया। नहीं तो ये मेरा क्या होगा, देखो ऐसे सीधा आएगा और वहीं से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? तो ये हमारा जो 2 और 2 है ना, वहां से ही क्रॉस होगा। तो मैंने जैसे तुमको बताया था कि आगे पीछे तुम अगर नंबर लेते भी हो तो गलत बिल्कुल नहीं है। तुम ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से। बस वही रहता है कि तुमको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है, यानी सही से लाइन ड्रॉ करना रहता है। तो ये गलती तुम लोग मत करना। तुम लोग दूसरे टाइप के इंसान बनो इस धरती में, जो दूसरे की गलती से सीखते हैं। जैसे बुक्स वगैरह पढ़ के लोग सीखते हैं, वैसे ही तुम मेरी गलती से सीख लो। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब मुझे सुकून से आगे बढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि मैंने अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर ली और बच्चों को मैंने सही कैसे करना है वो भी सिखा दिया। तो ये रहा हमारा लास्ट पार्ट 4th नंबर का, जहां पर ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। चलिए फाइंड करते हैं, ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। a1 हमारा 2 है और a2 हमारे पास 4 है। कट होकर के ये 1 में 2 बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास b1 डिवाइड बाई b2 में भी हम लोग आ जाते हैं। b1 माइनस का 2 है और b2 हमारे पास माइनस का 4 है। ये भी कट होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी आ गया। नहीं 1/2 ये भी आ गया, ये भी आ गया। चलो, a1 और b1 वाले जो हमारे यानी a और b के जो रेशियोज हैं वो आपस में बराबर है। c1 डिवाइड बाई c2 देख लेते हैं। c1 हमारे पास माइनस का 2 है और c2 हमारे पास माइनस का 5 है। माइनस से तो माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 डिवाइड बाई 5 आ गया जो कि अलग आ गया। तो यहीं पर हमको पता चल गया कि हमारा a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल था b1 डिवाइड बाई b2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है c1 डिवाइड बाई c2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो लाइन बनेंगे वो पैरेलल लाइन बन जाएंगे। ऐसे जब होता है तो क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारा पैरेलल लाइन हो जाएगा। और पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, ये लिखने की तुमको एग्जाम में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस मैं तुम लोगों को समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ कि पैरेलल लाइन का मतलब होता है हमारा इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन का एग्जैक्ट मतलब होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा ही नहीं। और नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कोई बात नहीं, स्पेलिंग मजा आता है मेरे को ऐसे गड़बड़ करने में। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन के पास, जो कि एक प्यारा सा वर्ड प्रॉब्लम है। सो 5th वाले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। ये एकदम कंफ्यूज करने के लिए घुमा करके वर्ड प्रॉब्लम लिखा है। मैं एक एक चीज तुमको बता रहा हूँ, तुम यहाँ पर शुरू में मत पढ़ो, तुम पहले इसको यहाँ पर ये चीज को देखो कि हमसे बोल रहा है कि एक, पहले तो ये बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर शेप में कुछ भी है, गार्डन फार्डन है। अब उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है उसके विड्थ से। ठीक है, जो लेंथ है और जो विड्थ है उनके बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है कि लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ अगर x है और विड्थ को अगर तुम y मान लो, तो जो x की वैल्यू है वो y से 4 ज्यादा है, यानी y प्लस 4 है। तो एक इक्वेशन तो वहां से बनेगा। दूसरी चीज इसमें क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पर शुरू में देखो कि जो हाफ है पेरीमीटर का, पेरीमीटर का अगर हम लोग हाफ करते हैं, जो गार्डन दिया हुआ है उसके पेरीमीटर को निकाल करके अगर हम हाफ करते हैं ना, तो वो कितना निकलता है, वही हमारा 36 निकलता है। इज 36, यानी कि जो पेरीमीटर का हाफ है वो 36 है। क्लियर। अब हम लोग बोल रहे हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो गार्डन के डायमेंशन निकालने हैं। तो फिर से मैं बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आता है तो अभी तो मैं फिलहाल तुम लोगों को बना रहा हूँ ग्राफ वाले पेज के जरिए, क्योंकि ये हम लोग ग्राफ वाला एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 3.1। तुम जब फेयर कॉपी बनाओगे तो ग्राफ वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाओगे, उस वाले रूल के अकॉर्डिंग बनाओगे, ठीक है, मेथड के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि तुम ग्राफ वाले के अकॉर्डिंग बनाओ। अगर लिखा हुआ है ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए अलग से, जैसे शुरू में लिखा हुआ था यहाँ पर, तब तो तुम इसे ग्राफ वाले मेथड से बनाओगे। अदरवाइज ग्राफ बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। एक आगे में मेथड सिखाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, तुम उन दोनों में से किसी का भी यूज करके इस वाले क्वेश्चन को भी बना सकते हो। कोई भी
कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल दिया हुआ है तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे बोर्ड एग्जाम में। अगर ग्राफिकली लिखा हुआ है तभी हम लोग ग्राफ का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो अब फटाफट इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तुम लोगों को क्लियर दिख तो है ना बच्चों, फोकस तो है ना मेरे कॉपी में, एक बार फोकस में और अच्छे से कर देता हूँ। चलो अब यहाँ पर तो ये 5th नंबर का क्वेश्चन के लिए मैं क्या लिख लूँ, पहले तो मैं विड्थ और लेंथ को लिख लेता हूँ। लेट द, मान लेते हैं लेंथ ऑफ गार्डन या फिर रेक्टेंगुलर गार्डन, जो लिखना चाहो लिख लो, गार्डन बी x, ठीक है। और ये हमारे पास क्या में निकलेगा, मीटर में निकलेगा, ये भी ध्यान रखना ना, ये m का मतलब मीटर है। अब बोलोगे सर मीटर में कैसे हुआ, पता कैसे चला आपको, क्यों पता चला, क्योंकि पेरीमीटर जो दिया हुआ था उसका हाफ 36 मीटर दिया हुआ है, यानी कि पेरीमीटर मीटर में होगा तभी उसका हाफ भी मीटर में है, तो उस वजह से हमको समझ में आ गया कि जो लेंथ और विड्थ होगा वो भी मीटर में होगा। तो हमारे पास लेंथ जो है वो x मीटर हो गया, एंड जो विड्थ है, एंड जो हमारे पास विड्थ है वो कितना हो जाएगा, वो हमारा y मीटर, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो बाद में लिखा हुआ था मैं उसको लेता हूँ। हमसे बोला था लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ना, अगर मैं इसको विड्थ के साथ कंपेयर करूं तो ये विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, यानी कि विड्थ में अगर हम लोग 4 प्लस करेंगे तब जाकर के लेंथ का वैल्यू निकलेगा। यही बोला गया क्वेश्चन में कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, यानी विड्थ में 4 प्लस करने पर लेंथ आएगा। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, हमसे बोला था पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 है। पेरीमीटर कैसे निकलता है बच्चों, याद है तुम लोगों को पेरीमीटर का फॉर्मूला, मस्त आ गया। देखो 10th क्लास में तुम्हारा क्लास 7 का टॉपिक आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ या विड्थ भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ या लेंथ प्लस विड्थ जो बोल दो, दोनों एक ही चीज होती है। तो ये फॉर्मूला होता है, यानी कि हमको लिखना है यहाँ पर 2 इंटू लेंथ, हमने इस बार x लिया है, l तो लिया नहीं है। तुम लोग l और b भी ले सकते थे, यहाँ पर ये l और w भी ले सकते थे, मैंने x और y ले लिया सिंपल। तो लेंथ के बदले में x लिख दिया मैंने, और विड्थ के बदले मैंने y लिख लिया। तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया। और पेरीमीटर नहीं दिया हुआ था, हमसे बोला था कि पेरीमीटर का अगर तुम हाफ कर दो, हाफ करने के लिए हमेशा 2 से डिवाइड करना रहता है, तो पेरीमीटर को अगर हाफ कर दो तो 36 आता है। तो यहाँ से देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जा रहा है, खत्म कर दो, क्योंकि ऊपर में ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर, तो ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू साइड में 36, और ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन बन गया। क्लियर, इक्वेशन बना लिए तुम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम से। अब क्या करो, यहाँ पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और उसके सॉल्यूशन लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास x इक्वल टू दिया हुआ है y प्लस में 4, ठीक है। यहाँ पर तो बड़ा निकलने वाला है, यहाँ पर तो बहुत बड़ा निकलने वाला है। चलो जैसा भी निकलेगा फाइंड करना ही पड़ेगा। अब तो फंस गए भैया, क्वेश्चन तो बनाना ही ना, क्वेश्चन छोटे थोड़ी आ जाओगे, बड़ा निकले या छोटा निकले। तो यहाँ पर अगर मैं x का वैल्यू नहीं, अगर मैं y का वैल्यू कुछ भी लेता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं y का वैल्यू 2 ले लेता हूँ, ठीक है। इफ y इक्वल टू 2, ठीक है, अगर मैं y इक्वल टू 2 ले लेता हूँ तो उस कंडीशन में हमारे पास x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 प्लस में 4, यानी कि x का वैल्यू 6 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं y का वैल्यू मान लो 3 ले लेता हूँ, या फिर मान लो मैं 4 ले लेता हूँ, अब क्योंकि बड़ा नंबर निकल ही वाला है तो बड़ा सा मेरे को बनाना ही पड़ेगा ग्राफ, मैं समझ गया हूँ। तो y का वैल्यू अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो x का वैल्यू मेरा 4 प्लस में 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6, फिर y इक्वल टू हमने जब 4 लिया तो x इक्वल टू 8 आया। ये पहले वाली इक्वेशन से आ रहा है, ठीक है। तुमको लग रहा होगा सर बड़े बड़े नंबर ले लिए, तो बेटा कुछ बड़े नंबर नहीं लिया हूँ, यहाँ पर देख करके मुझे समझ में आ जा रहा है कि बड़े नंबर तो यहाँ पर निकलने वाले हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है, तो x प्लस में y इक्वल टू साइड में 36 है, y को ट्रांसफर कर दो, या किसी को भी कर सकते हैं, मैं y को ही कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 36 माइनस में y। तो अगर इफ y का वैल्यू मैं कितना ले लूँ कि x वैल्यू निकल जाए, तो अगर मैं y का वैल्यू मान लो बड़ा सा नंबर कोई से सोचो तो बच्चों, अगर मैं 10 भी लेता हूँ ना, तो 36 में से 10 माइनस होगा तो 26 आ जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर हो जा रहा है। मैं उतना आगे भी नहीं बढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक लिमिट में रहूँ, अगर पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल नहीं तब तो फिर बढ़ना ही पड़ेगा। अगर देखो मैं y का वैल्यू कितना ले लूँ, अगर मैं y का वैल्यू मान लो 18 ले लेता हूँ, y का वैल्यू अगर मैंने 18 ले लिया तो यहाँ पर x का वैल्यू भी 18 ही हो जाएगा, क्योंकि 36 में से माइनस होगा 18 तो हमारा 18 आ जाएगा। अगर मैं y का वैल्यू 19 लेता हूँ तो फिर वही हो जाएगा कि वो बड़ा ही नंबर हो जाएगा, नहीं लास्ट में मैं 18 तक जा सकता हूँ, ये मुझे समझ में आ जा रहा है, 18 तक मैं जा सकता हूँ, उससे नीचे भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं कि वहां तक तुम जाओ। बस वही होगा कि तुम y का वैल्यू जितना कम लोगे x का वैल्यू उतना ही बड़ा आते जाएगा। जैसे कि अगर मैं y का वैल्यू मान लो 18 ना लेकर के 16 ले लूँ,
अगर मैंने y का वैल्यू 16 ले लिया तो फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ऐसे हो जा रहा है। तो तुम जो लेना चाहो ले लो भाई, चलो मैं 18 ही से स्टार्ट करता हूँ, फिर मान लो मैं 16 से स्टार्ट करता हूँ। y इक्वल टू अगर मैंने 16 लिया तो x का वैल्यू 36 माइनस में 16 यानी कि x का वैल्यू 20 आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं y का वैल्यू 18 ले लेता हूँ तो उस कंडीशन में x का वैल्यू 36 माइनस में हमारे पास 18 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे वाले डब्बे में लिख देता हूँ मैं बना करके x और y कि हमने जब y का वैल्यू 16 लिया था तो x का वैल्यू 20 निकला था, और फिर हमने जब y का वैल्यू 18 लिया तो x का वैल्यू भी हमारे पास 18 ही निकल करके आ गया। अगर यहाँ पर हम y का वैल्यू 19 ले लेता तो ये फिर हमारे पास ये बड़ा हो जाता है, नहीं एक तो बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, बस यही होते रहता है हमेशा। तो लास्ट में तुम्हारा 18 तक ही काम बनेगा, तुम उससे कम बढ़ा सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। तो ठीक है, ये दो बन गया हम लोगों के पास, और हम लोगों को साफ साफ समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास अब इसमें चेक वेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो निकलेगा ही निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा ही, तो रेशियो वगैरह चेक मत करो। तुम्हारा जो लाइन बनेगा ऑटोमेटिकली दिमाग में ले आओ कि वो इंटरसेक्टिंग ही लाइन बनेगा। जब सॉल्यूशन होते हैं ना, एक ही सॉल्यूशन जब होता है तो वहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया था कि लेंथ और ब्रेथ तो एक ही होगा, इसका कुछ अलग अलग तो हो नहीं सकता है, बहुत सारे तो हो नहीं सकते, इन्फिनाइट तो होंगे नहीं। तो इस वजह से हमारे पास अब इसको जब हम लोग ग्राफ में चेक करते हैं ये कितना सॉल्यूशन होगा। तो देखो ये मैंने ग्राफ पेपर में x और y बना लिया है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ये पूरा यहाँ तक सटा सकता हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास x के लिए टोटल 18 आ जाएगा। लेकिन तुम लोग देखो, अगर यहाँ पर तो मेरा काम चल जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख दूँ तो काम चल जाएगा। ये सब चीज देखो मैं तुम लोग क्लास 8 में भी सिखाया था, जब मैंने तुम लोगों को बार ग्राफ बनाने सिखाया था उस कंडीशन में, कि भाई हमारे पास जो ग्राफ पेपर होता है उसका लिमिटेड साइज होता है। जैसे यहाँ पर तो 18 तक आ रहा है नंबर, तो हम लोग 18 तक चलो ले सकते हैं, मैंने काउंट किया 18 तक आ जा रहा था। लेकिन अगर मान लो 28 आ गया, अगर मान लो 30 आ गया, एग्जाम में तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है उसमें अगर वैसे नंबर आ गए तो तुम्हारे पास तो ग्राफ पेपर में वैसा रहेगा नहीं, तब तुम 1 2 3 4 तो लिख नहीं सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं ना कि हम नंबर को बढ़ा कर लिखते हैं। बढ़ा करके मतलब क्या होगा कि ये तो 0 0 होगा ही, लेकिन जो पहला वाला नंबर होगा इसको मैं 1 ना लिख करके मैं 2 लिखूंगा, फिर मैं 2 का टेबल लिखते जाऊंगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20, ऐसे किया जाता है। और अगर हमारे पास और भी बड़ा नंबर रहता है, जैसे 18 से भी और ज्यादा नंबर रहता, मान लो 30 रहता, 35 रहता, कुछ भी बड़ा नंबर रहता, तो फिर वहां पर मैं 2 का भी टेबल नहीं लिखता, मैं फिर 4 का टेबल पढ़ने की कोशिश करता या 5 का टेबल पढ़ने की कोशिश करता, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ऐसे ही करना रहता है। ठीक है, तो ऊपर भी वही काम करो, ऊपर में भी तुम लोग 2 का टेबल पढ़ दो। 2 1 जा 2। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेरा खराब हो थोड़ा राइटिंग, तब तुम लोगों को दिखे कि हाँ सर जी ठीक बोल रहे थे, लेकिन हो ही नहीं रहा, मेरा पेन ही बहुत अच्छा काम कर दे रहा है। ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, नीचे लिखा था ना, हाँ लिखा था 10, उसके बाद 12 हो गया, ये 14 हो गया, उसके बाद ये 16 हो गया, फिर ये हो जाएगा 18, फिर ये हो गया 20। कुछ तो खराब हो, थोड़ा सा हुआ एकदम हल्का से खराब हुआ, क्योंकि पेन अच्छा है, लेकिन कई बार बच्चे लोग थोड़ा सा डार्क पेन से लिखते हैं तो ज्यादा खराब हो जाता है। तो ये बन गया इतना। पहला वाला जो इक्वेशन था उसके लिए क्या क्या थे, x के लिए 6 था और y के लिए 2 था। x के लिए देखो 6 यहाँ पर आ रहा है और y के लिए 2 यहीं पर आ जा रहा है, यही पॉइंट मेरा 2 है, तो ये हो गया x के लिए 6 और y के लिए 2। ठीक है, 6 and 2। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो कितना है, तो x के लिए 8 है और y के लिए 4 है, तो x के लिए 8 यहाँ पर है और y के लिए 4 ये वाला पॉइंट है, देखो ये 4 और इधर से 8, इसको हम मिला करके, इस बार एकदम कोई गड़बड़ नहीं करने का, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सब के बीचों बीच से निकलेगा ये लाइन। जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा ना तो एकदम सबका पेट कट करते हुए निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों को एकदम बगल बगल के पॉइंट मुझे मिल गए हैं। तो इसको ऐसे कर देता हूँ मैं। ठीक है, इतना काफ़ी है, होना चाहिए काफ़ी, अगर नहीं होगा तो हम आगे और बढ़ा देंगे, अगर जरूरत पड़े तो आगे और बढ़ा दिया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला वाला बनाते हैं, यानी कि पहला वाला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा वाला इक्वेशन देख लो, तो दूसरे वाले में x के लिए 20 था और y के लिए 16 था, तो x के लिए 20 x के लिए यहाँ पर है 20 और y के लिए 16 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। ये हमने ऊपर बढ़े ऊपर बढ़े ऊपर बढ़े, तो ये जो मेरा पॉइंट है ना, देखो यही सॉल्यूशन है, मेरे को समझ में आ गया, मेरे को इस लाइन को आगे और बढ़ाना पड़ेगा। ये जो मेरा पॉइंट है, ये देखो x के लिए 20 की सीधाई में आ रहा है, इधर से दिख रहा है ना, ये x के लिए 20 पर ये पॉइंट आ जा रहा है और y के लिए 16 पर आ रहा है, तो यही मेरा क्या है 20 x के लिए और y के लिए 16 है। और दूसरा हमारे पास 18 और 18 था, x के लिए 18 यहाँ पर है और y के लिए 18 कहाँ पर होगा, तो y के लिए 18 बढ़ते जाओ ऊपर बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये रहा, ये जो मेरा पॉइंट है ये y के लिए भी 18 हो गया और नीचे से हमारा x के लिए भी 18 हो गया, ये वाला पॉइंट 18 एंड 18 है। अब अगर मैं इनको मिला दूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला करके लाइन बनाता हूँ तो तुम लोगों के साथ तो इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा है, इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे हैं दोनों लाइन,
तो हमारे सॉल्यूशन कहाँ से बनेंगे, तो इसलिए इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने बताया था ना कि हमारे पास इस लाइन को मैंने थोड़ा सा हो सकता है छोटा बनाया हो तो हम बाद में बढ़ा भी सकते हैं। तो कोई भी लाइन कभी भी खत्म नहीं होता है, ये क्लास 9th का एक टॉपिक है कि अगर तुमने कोई लाइन ड्रॉ किया, इतना लंबा जो मैंने लाइन ड्रॉ किया तो अपनी मर्जी से ही ना किया है, मैं तो यहीं पर कर सकता था, बस इतना ही छोटा सा कर सकता था दोनों पॉइंट को मिला करके। लेकिन जो लाइन्स होते हैं वो दोनों साइड इन्फिनाइट बढ़ते रहते हैं, बस हम लोग ड्रॉ अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये इसको आगे और बढ़ा सकते हैं, आगे जब बढ़ाएंगे तो जो सॉल्यूशन है वो यही वाला पॉइंट मिल जाएगा हम लोगों को। देखो ये हमारा, इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये जो मेरा लाइन था ये पहले वाले इक्वेशन के लिए था। कौन सा था पहले इक्वेशन, x इक्वल टू वाई प्लस 4 के लिए था। ये जो है वो x इक्वल टू वाई प्लस 4 इस वाले के लिए है, ठीक है ना। ये पॉइंट कितना था यार, ये x के लिए 8 था और y के लिए 4 था, इसको भी लिख ही देते ना, सब पॉइंट के नाम भी लिख दिया करो। और ये जो दूसरा वाला लाइन है ये x के लिए हमारे, नहीं क्या था इसका नाम, क्या था भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये नाम था इसका। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये हमारा उसका ये लाइन है। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसी पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसी वाले पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट हो गए, यानी कि, और ये पॉइंट कितना था, ये पॉइंट हमारा 20 और 16 था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्यूशन होगा वो 20 और 16 होगा। तो इस बार हम लोग शॉर्टकट में सॉल्यूशन बस नहीं लिखेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन हमने 4 नंबर में किया था ना, सॉल्यूशन बस लिख दे रहे थे, वैसे नहीं लिखेंगे हम, पूरा इसका आंसर लिखेंगे कि x का जो वैल्यू है, x इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 20, और x हमने किसको लिया था, x हमारा लेंथ था, यानी कि हमारा जो लेंथ है, हमारा जो लेंथ निकल करके आ रहा है वो हमारा 20 मीटर होगा। ये भी मीटर भी जरूर लिखना, बस 20 लिख दोगे तो आधा नंबर कट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से y का जो वैल्यू हमने निकाला वो 16 निकाल लिया, और y का मतलब क्या था, y हमने किसको माना था, y हमने विड्थ को माना था, साफ साफ देख लो यहीं पर। तो विड्थ इक्वल टू हो जाएगा 16 मीटर, और यही तुम्हारा फिर फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से फिफ्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था ग्राफिकली। और तुम लोगों को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमने इतना लंबा चौड़ा सॉल्व किया ना 20 और 16, इतना मेहनत करके ग्राफ बना करके किया, इतना दिमाग लगा करके, अगर तुम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड सीख जाओ तो तुम कभी ग्राफ वाला यूज नहीं करोगे। तुम बोलोगे अरे सर वही तो आसान है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फटाक से कटपीट करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो उसमें तुरंत आंसर आता है, इतना ये से भी नहीं करना पड़ता है, इतनी ही सा करोगे और उतनी में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो वो अगले एक्सरसाइज में सीखोगे, पहले तो थोड़ा मेहनत कर लो, मेहनत करो, बाद में आराम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जो अगला 6 नंबर क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। तो 6 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x 3y और माइनस में 8 इक्वल टू 0, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमसे बोल रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। अब देखो बोल क्या रहा है, समझो ध्यान से। पहले हमारे पास इस टाइप से जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन नंबर 2 में आया था। यहाँ पर हमारे पास पेयर दिया हुआ था लीनियर इक्वेशन का, और हमसे ये बोल रहा था कि इसको चेक करो कि कौन हमारा इंटरसेक्टिंग वाला लीनियर इक्वेशन का पेयर है, कौन पैरेलल वाला हमारा क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन का पेयर है, और कौन कोइंसिडेंट वाले का है। ऐसा हम लोगों को चेक करना रहता था। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना कि एक लीनियर इक्वेशन दे दिया है, अब तुम इसी का पेयर बनाओ एक दूसरे लीनियर इक्वेशन के साथ। और जब तुम पहली बार पेयर बनाओगे, नहीं, जब तुम पहला एक लीनियर इक्वेशन लिखोगे पेयर बना करके इसके साथ, तो वो दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग होने चाहिए। फिर क्या करो, फिर इस लीनियर इक्वेशन को पकड़ो और फिर एक कोई ऐसा लीनियर इक्वेशन लिखो कि वो और ये जब मिल जाए तो दोनों का जब पेयर बने तो वो दोनों आपस में पैरेलल लाइंस बनाए। ठीक है, मतलब कि जो काम तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ था उसी का जस्ट उल्टा कर दिया। तुमको लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान है। और ये भी मैं तुमको क्लियर करता चलूं कि यहाँ पर जो मैं आंसर बताऊंगा तुमको सिर्फ वही आंसर एग्जाम में नहीं लिखना है, या फिर तुम्हारे जो टीचर बताए वही नहीं लिखना है। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तुम इसको अपने से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इसको करना कैसे है। बहुत आसान सा बच्चा, तुम लोग एक बार बस समझ लोगे ना, तुमको लगेगा अरे सर इतना आसान था, फालतू में इतना घुमा करके लिखा हुआ था। पहले तुम ये लिखो कि गिवन इक्वेशन हमारे पास है क्या। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x प्लस में 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। पहले वाले कंडीशन में हमें क्या करना है, ऐसा एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है जिससे जब हम इसको कंपेयर करें, इस दिए वाले को कंपेयर करें, तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस बनना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन बच्चों कब बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनता है, पहले तुम ये दिमाग में लाओ, जब हमारा a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल नहीं होता है b1 डिवाइड बाई b2 के। बाद वाले से कोई मतलब नहीं, बाद वाला कोई भी नंबर है, अगर शुरू में a1 डिवाइड बाई a2 और b1 डिवाइड बाई b2 ना हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। तो बस तुमको यही करना है। तुम यहाँ पर इसको जैसे मान लो 2x मतलब में 3y माइनस में 8 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, तुम एक नंबर लिख दो। जैसे ये 2x था, मेरा मन कर रहा है मैं 4x लिखने का मन कर रहा है, तुम और भी कुछ लिख सकते हो बच्चा, मैंने अपनी मर्जी से 4x लिख दिया। तो अगर मैं अब यहाँ पर इनको कंपेयर करूँ, a1 बाई अगर मैं a2 निकालूंगा तो मेरा 2 डिवाइड बाई 4 आएगा। इसको दिमाग में करते रहो, या चाहो तो रफ पेज में साइड में ऐसे चुपके से करते रहो। a1 बाई में a2 इक्वल टू 2 बाई में 4 यानी कि 1 बाई में 2 आएगा। ऐसे इतना दिमाग में इसको कर लो, इतना काम, ठीक है, यानी 1 बाई 2 आया ना। अब तुम दूसरे वाले को कुछ ऐसा लिखो कि हमारा लास्ट में 1 बाई 2 ना आए, क्योंकि हमको b1 बाई b2 इक्वल नहीं चाहिए। तो अगला नंबर मान लो मैं यहाँ पर जैसे 3 है, अगर मैं 6 लिख देता हूँ,
अगर मैं 6y कर देता हूँ तो 3 और 6 मिल करके 1/2 ही बना लेंगे, तो मैं 6 ना लिख करके मैं यहाँ पर 5y लिख देता हूँ। माइनस का यहाँ पर 8 था, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ अपने मर्जी से। मैं तुमको क्या बताया कि कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तुम कुछ भी लिख दो, क्योंकि उससे तो मतलब ही नहीं, हमको तो बस a1 और b1 से मतलब है। चलो मेरा मन कर रहा है 1 लिखने का, तो मैं 1 लिख देता हूँ। इक्वल टू साइड में 0 हो गया। अब जब इसको आपस में कंपेयर करोगे तो अब यहाँ पर कंपेयर करके दिखाना भी पड़ेगा। देखो ऐसे लिख करके दिखा देना टीचर को कि देखो a1/a2 जो है हमारा वो आ रहा है 2/4 यानी कि 1/2। लेकिन जब हम लोग b1/b2 निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास 3/5 आ जा रहा है, ठीक है। और ये आ गया, इसका मतलब कि हमारे पास a1/a2 इक्वल नहीं हो रहा है b1/b2 के, और ये अगर इक्वल नहीं हो रहा है इट मीन्स कि दे फॉर्म द पेयर, या फिर ऐसे लिख लो कि द पेयर ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन हमारे वो क्या फॉर्म करेंगे ग्राफ में, जब हम लोग बनाएंगे ना तो दे फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि जब ऐसे होता है तो फिर हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसको बनाना था। ऐसे तुम लोग अपने दिमाग में इसको सॉल्व करोगे, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ये चीज तुम लोग को लिखने की भी जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पर लिख दिया वही काफी है। ये बस तुम लोग को मैंने समझाने के लिए लिखा था कि इंटरसेक्टिंग कब होता है, जब ये कंडीशन फॉलो करता है तब। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया बात कैसे करना है इसको। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट भी वैसे ही करो एकदम, दूसरा पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। कैसे बनेगा, तो हमारे पास सेकंड वाले में बोल रहा है कि पैरेलल लाइन बनना चाहिए, पैरेलल लाइंस बनने चाहिए। पैरेलल लाइन कब बनता है बच्चे लोग, पैरेलल लाइन तब बनता है जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन फिर वो लास्ट में इक्वल ना हो c1/c2 के, तब उस कंडीशन में हमारा पैरेलल लाइन बनता है। ये मैं पहले लिख दे रहा हूँ ताकि तुमको समझा सकूं, तुम्हें एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर क्लियर कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन है वो है 2x प्लस में 3y माइनस का 8, इसी को लेना है ना, दूसरा कुछ इक्वेशन नहीं लेना, इसी को पकड़ना है और इसका पेयर बनाना है दूसरे वाले के साथ। अब हमारे पास दूसरे वाले में क्या करना है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल आना चाहिए। तो हमने पिछले बार देखा था ना कि मैंने 4x लिया था, यहाँ पे मैं 4x लिख लेता हूँ। तुम और भी कुछ ले सकते हो अपनी मर्जी से, मैं 4x ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि कट होकर के 1/2 आएगा। तो आंसर अगर पहले से बता रहता तो टाइम बचता है ना, और दूसरा कोई नंबर ले लूंगा तो फिर कट करना पड़ेगा दिमाग में, टाइम 1 सेकंड भी खर्चा नहीं करना चाहता हूँ एक्स्ट्रा बोर्ड एग्जाम में। तो ये इतना हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे पता है कि 3 है तो यहाँ पर मैं 6 अगर ले लेता हूँ, और दोनों को अगर यहाँ पर ये प्लस में तो ये भी प्लस में ले लूंगा, तो ये भी कट होकर के मेरा 1/2 ही आ जाएगा। यानी a1 और b1 वाले जो हमारे हैं, a1/a2 और b1/b2, ये तो हमारे बराबर हो गए। लास्ट वाला हमारा बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 8 था, मेरा मन कर रहा है मैं प्लस वाला भी अगर 8 ले लूं, या तुम लोगों को मैं कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर अगर मान लो 16 भी लिख देता हूँ, तो 8 और 16 कट होकर के 1/2 तो आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में और ये प्लस में, तो लास्ट में माइनस का आ जाएगा, तो वो भी अलग हो जाएगा। तो चलो मैं 16 लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को एकदम अच्छे समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तुम कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हो, तुम यहाँ पर +1 लिख दो, +2 लिख दो, सब कंडीशन में हमारा c1/c2 अलग ही हो जाएगा। लेकिन मैं 16 इसलिए लिखा हूँ ताकि तुमको मैं प्लस माइनस भी समझा सकूँ। तो यहाँ पर मेरा a1/a2 हो जा रहा है 2/4 यानी कि 1/2, लेकिन जब मैं b1/b2 देखता हूँ तो ये हमारा 3/6 आते हैं, और ये भी हमारा 3 1 जा 3 3 2 6 हो जाता है। बट लास्ट में c1 जब मैं c2 निकालता हूँ तो c1 माइनस का 8 है और c2 मैंने 16 ले लिया है होशियारी दिखाते हुए, तो ये मेरा 1 तो हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा नीचे में, लेकिन माइनस के साइन के साथ हो जाएगा। तो ये मैंने जबरदस्ती कैसे किया है, तुम लोगों को जरूरत नहीं कि 1/2 ही ला करके दिखाओ, तुम कुछ और भी लिख सकते हो, तुम कुछ और सॉल्यूशन लिख सकते हो। तुम्हारे टीचर जरूरी नहीं कि यही वाला लिखे होंगे, तुम्हारे बुक में भी ये वाला नहीं दिया होगा, तुम लोग देख लेना। तो ऐसे मैंने कर दिया कांड। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड दे आर नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये जब हमारा कंडीशन आ गया, इसका मतलब कि ये हमारा जो पेयर बनेगा ये कैसा बनेगा, तो पैरेलल लाइन वाला बनेगा। पूरा डिटेल में कैसे लिखना है तुम लोगों को पता ही है, जब पिछले बार मैंने लिखा था वैसे लिख देना। थर्ड वाला पार्ट में तुम लोगों को होमवर्क दे दूंगा, थर्ड वाला पार्ट होमवर्क दे दूंगा। बच्चा लोग क्या बोलते हो कि मैं ही करा दूं? चलो कराइए देता हूँ, कहाँ होमवर्क दूं, छोटे छोटे तो बच्चे हो, स्कूल का होमवर्क कर करके थक जाते हो दिन भर। मैं भी होमवर्क दे दूंगा तो कोचिंग का होमवर्क, फिर यूट्यूब का होमवर्क खा जाएगा, होमवर्क के होमवर्क हो जाएगा। चलो मैं ही बना देता हूँ। तो ये हमारे पास है इक्वेशन, और हमको लास्ट में क्या करना है, कोइंसिडेंट लाइन बनाना है। कोइंसिडेंट लाइन कब बनता है, जब हमारे तीनों a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब बराबर होते हैं तब बनता है। तो अब तुम लोगों ने जो पहले वाला यूज किया ना उसी का फिर से यूज कर दो फटाफट। तुम लिखो पहले तो 4x, फिर तुम लिखो 6y, और फिर तुम लिख दो माइनस का 16 इक्वल टू 0, क्योंकि अब यहाँ पर हमको पता है कि ये भी 1/2 आता है, ये भी 1/2 आता है, और ये भी 1/2 ही आएगा, और माइनस हमारा प्लस भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर a1/a2 हमारा जो निकलेगा वो 1/2 ही निकलेगा। मैं कटपीट भी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। b1/b2 हमारे पास ये भी हमारा 1/2 ही निकलेगा, तुम लोग पहले भी देख चुके हैं, जो था वही हमारे पास यहाँ पर भी है, तो सेम ही होगा। बस मैं c1/c2 लिख के दिखा देता हूँ कि देखो c1/c2 जो है इस बार माइनस का 8 और माइनस का 16 हो गया ना, इसलिए प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये भी 1/2 आ गया, यानी कि तीनों हमारे इक्वल आ गया।
हमारा A1/A2 जो है वो इक्वल आ गया B1 डिवाइड बाई B2 के, और फिर वो इक्वल हो गया हमारे C1 डिवाइड बाई C2 के, यानी कि इस कंडीशन में हमारा कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो मैंने आंसर लिखे हैं मैं अपने मर्जी से लिखा हूँ, तुम लोग अपनी मर्जी से कोई दूसरा आंसर भी लिख सकते हो। कहाँ दूसरा, ये रहा ना, ये मैंने 3 सॉल्यूशन बनाए, एक ये बनाया, एक ये और एक ये वाला इक्वेशन बना दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताना, और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी आ जाना। अगर कमेंट में रिप्लाई ना मिलता रहे तो टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से उसे ही बना लेते हैं, मैं थक गया हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा। सो लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ये और ये दो इक्वेशन दिए हुए, इसका ग्राफ बनाना है। और आगे क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। यानी कि जब ये दोनों लाइन तुम बनाओगे ना, और तुम जब उसको एक्स एक्सिस के साथ देखोगे, जैसे एक्स एक्सिस ऐसे रहता है और ये लाइन जरूर ऐसे ऐसे करके बनेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल का शेप बनेगा। अभी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तब देखना उसमें ट्रायंगल दिखेगा तुम लोगों को। तो हमसे क्या बोल रहा है कि पहले तो ट्रायंगल क्या बोल रहा था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, यानी कि जब ट्रायंगल बनेगा तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट बताने हैं। जब वो लाइन ऐसे एक्स एक्सिस को टच करेगा तो कहीं ना कहीं पे टच करेगा, तभी तो ट्रायंगल बनेगा ना, तो कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है वही बताना है। और उसके बाद बोल रहा है एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, और फिर उसको कलर कर दो, जो तुम्हारा फेवरेट काम है। तो कैसे कलर करना, पेंसिल पकड़ना और ऐसे ऐसे करना। चलो भाई दिखाता हूँ क्या करना है इसमें। तो देखो ये तुम्हारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं, तुम्हें ग्राफ बनाना है, यानी कि वही एक्स और वाई का पहले सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा डब्बा बना करके। तो फटाफट वही निकालते हैं सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं पहले तो काम करता हूँ, इस 1 को ट्रांसफर करता हूँ, फिर y को भी करता हूँ, यानी दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये y माइनस उधर जाकर के प्लस का y हो जाएगा, और 1 उधर जाकर के माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब पहले तो इधर डब्बा बना लो साइड में एक, ये डब्बा बन गया x के लिए और y के लिए, ये x के लिए है, ये y के लिए है। तो अगर मैं y का वैल्यू मान लो 5 ले लेता हूँ, कुछ भी तुम ले सकते हो, मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ कि अगर 5 लेता हूँ तो x का वैल्यू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो कुछ वैसे ही नंबर ले लो भाई, 5 4 3 2 इस टाइप से कुछ नंबर ले लो, छोटे नंबर भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ y इक्वल टू, चलो मैं 4 ले लेता हूँ, 5 हटाओ, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू मान लो 3 ले लेता हूँ, तो फिर उस कंडीशन में x इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 2 निकल करके आ जाएगा। तो लिख लो y का वैल्यू 3 लिया है, y का वैल्यू 4 लिया है। तो जब 4 लिया था तो x का वैल्यू 3 आया था, और जब यहाँ पे 3 लिया तो x का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर हमारा 2। तो 2 वाला इक्वेशन क्या है भाई, 2 वाला इक्वेशन है 3x प्लस में 2y और माइनस का 12 इक्वल टू साइड में 0 है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम करेंगे ट्रांसफर करने वाला। और इस बार धीरे देखो वही चीज होने वाला है कि हमारा फ्रैक्शन तो बनेगा ही, है ना, कॉमन क्योंकि ले नहीं सकते हैं, तो फ्रैक्शन तो बनेगा ही। और फ्रैक्शन बनेगा तो मैं चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर में 2 आ जाए। डिनोमिनेटर में 3 आएगा तो ज्यादा दिमाग लेना पड़ता है, 2 आता है तो कम दिमाग लेना पड़ता है। तो मैं एकदम थोड़ा सा भी दिमाग बचेगा तो मैं बचाऊंगा अपने दिमाग को। तो यहाँ पर मैं 3x को उधर ट्रांसफर करूंगा 12 के साथ, तो मेरा 2y इक्वल टू साइड में हो जाएगा प्लस वाला 12, और 3x इधर आकर के माइनस का 3x हो गया। अब इस 2 को भी ट्रांसफर कर दो, तो y इक्वल टू हो गया तुम्हारा 12 माइनस में 3x, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया ना, मैंने 2 को डिनोमिनेटर में क्यों रखा है। अब अगर मैं क्या कर लूँ, पहले तो चलो डब्बा बना लेते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं क्या कर लेना चाहिए वहाँ पर x और y का वैल्यू के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू मान लो 0 ले लेता हूँ, तो y का वैल्यू मेरे पास 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6। तो वही करते हैं, या फिर 1 लेता हूँ तो 3 1 3 होगा, 12 में से 3 माइनस होगा तो कितना आता है बच्चे लोग, 12 में से 3 माइनस होकर 9 आता है, 9 में से 2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो नहीं 1 तो नहीं ले सकते, चलो 0 ही ले लेते हैं, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाते हैं, टाइम बचाते हैं। इफ x इक्वल टू 0, अगर मैं x इक्वल टू 0 लेता हूँ तो y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई में 2, तो ये तो 0 हो गया, फिर 12 में से डिवाइड होगा 2 तो हमारा 6 आ जाएगा, y इक्वल टू 6 आ गया। जब 0 लिया तो y का वैल्यू 6 आ गया। और उसी तरीके से अगर हम लोग x का वैल्यू 1 तो नहीं ले सकते, अगर 2 लेते हैं तो 3 2 जा 6 होगा, 12 में से 6 माइनस हो सकता है, तो हमारा 12 में 6 माइनस होकर 6 आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा, नहीं पूरा पूरा कट हो जाएगा। तो वही करते हैं, x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई में 2, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 6 बाई में 2 इक्वल टू 3। तो जब हमने 2 लिया तो ये 3 आ गया। देखो आंसर मिल गया, मुझे सॉल्यूशन यहीं पर मिल गया। x और y यहाँ पर हमारा 2 3 था, यहाँ पर भी देखो x और y 2 3 आ गया ना, तो यही सॉल्यूशन होगा। लेकिन इसको डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, ग्राफ बनाना है ना। वैसे सॉल्यूशन अरे यार सॉल्यूशन तो फाइंड नहीं करना था, हम लोगों को एक्चुअल में ग्राफ बना करके ट्रायंगल बनाना है एक्चुअल में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये पहले से ही बना लिया ग्राफ पेज, और तुम लोग देख सकते हो मैंने जानबूझ के थोड़ा सा खींच करके लिखा ताकि थोड़ा सा गंदा हो जाए, तुमको मैं बता सकूँ देखो ऐसे गंदा हो जाता है जो मजा नहीं आता है बाद में।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले पहले वाले का लाइन बनाते हैं। एक्स के लिए 2 और वाई के लिए 3, कहाँ पर है भाई, एक्स के लिए ये रहा 2 और वाई के लिए 3, ये वाला पॉइंट रहेगा। देखो वाई की सिराई में 3 है और एक्स की सिराई में 2 है, तो यही पॉइंट हो गया, एक्स के लिए 2 और वाई के लिए 3। और दूसरा हमारे पास 3 एंड 4 है, यानी कि एक्स के लिए हमारा 3 है और वाई के लिए 4 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। देखो यहाँ पर 3 आ गया और ऊपर हम लोग जाएंगे तो ये 4 की सिराई में है ना, तो ये बन गया। इनको मिला देते हैं। अरे दादा, ये तो नेगेटिव में जाएगा, एक्स एक्सिस में ये नेगेटिव में आएगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा नेगेटिव में होगा, पक्का 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 पक्का। अच्छा कि हमने थोड़ा लेफ्ट साइड में जगह छोड़ दिया था, ठीक है। चलो चलो, हमसे पूछा क्या था मैं तुम लोग बताऊंगा बाद में, पहले तो मैं इनके वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ फटाफट। पहले तो मैं वैल्यूज़ को फटाफट लिख लेता हूँ। तो 2 और 3 है, एक पॉइंट हमारा 2 एंड 3 है, और ये वाला पॉइंट था 2 एंड 3, और दूसरा जो पॉइंट था वो हमारा 3 एंड 4 था, ठीक है। 3 एंड 4 था दूसरा वाला पॉइंट, ये 2 एंड 3, ये 3 एंड 4 वाला था, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी चलेगा। एक्स के लिए 0 और वाई के लिए 6 कहाँ पर आएगा, देखो एक्स के लिए 0 तुम्हारा यहाँ, एक्स के लिए 0 था और वाई के लिए 6 था ना, तो यहाँ पर हमारे पास इस वाले लाइन पे आ जाओ। यहाँ पर y में 6 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो यही जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, y के लिए 6 और x के लिए 0। y के लिए हमारे पास सॉरी x के लिए 0 और y के लिए 6, तो पहले x वैल्यू को लिखते हैं, बाद में y वैल्यू को लिखते हैं। फिर हमारा x के लिए 2 और y के लिए 3, यही वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ही है, ये वाला x के लिए हमारे पास 2 और y के लिए 3, ये वाला पॉइंट। तो दोनों को मिला करके इस बार एकदम सीधा लाइन खींचूंगा मैं, इस बार डॉट को मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं इस बार वो फोकस करूंगा कि वो मेरा कहाँ पर आ रहा है। देखो ये यहाँ पर मैंने सीधाई किया, इसको भी एकदम सीधाई किया हूँ मैं। अब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, मैं समझ गया आंसर। अब तुम लोगों को भी मैं आंसर समझा देता हूँ। पहले तो मैं इसका तो एक ठोका नाम लिखा हुआ है, इसका भी नाम हो गया, मैं इक्वेशन का भी नाम लिख ही देता हूँ। ये जो मैंने पहले लाइन बनाया था, ये इस वाले के लिए बनाया था, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये जो पहला इक्वेशन दिया हुआ था ना, ये वाला, इसके लिए मैंने बनाया था। और जो दूसरा वाला भी हमने लाइन ड्रॉ किया है वो दूसरे इक्वेशन के लिए किया है, जो कि हमारे पास था 3x, फिर क्या है भाई, प्लस में 2y और माइनस का 12 है, प्लस में 2y और माइनस का 12 इक्वल टू 0 इसके लिए है। तो इक्वेशन का नाम लिखना कंपलसरी नहीं रहता, लेकिन लिख दोगे तो बेटर रहता है। अब क्या हो रहा है कि ये जो तुमको ट्रायंगल दिख रहा है बेटा ना, ट्रायंगल कौन सा, देखो 2 ट्रायंगल है, एक तुमको दिख रहा होगा इस y वाली लाइन के ऊपर, ये y वाला अगर तुम लाइन देखो तो इसमें भी एक ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है, और अगर तुम x वाली लाइन को देखो तो इसमें भी ट्रायंगल दिख रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि तुमको ट्रायंगल वो बताना है जो x एक्सिस के साथ बना हुआ हो, दीज लाइंस एंड द x एक्सिस, ऐसा साफ साफ क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। अब इस ट्रायंगल के बारे में क्या पूछ रहा है तुमसे कि x एक्सिस में ये कौन कौन से इसके वर्टिसेस हैं, इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है ना वो तुम लोगों को बताने हैं। तो यहाँ पर 3 वर्टिसेस है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको कहाँ पे लिख दूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ, बुक में लिख देता हूँ, सॉरी बुक बोल रहा हूँ, पेज में लिख देता हूँ कि हमारे पास जो वर्टिसेस होंगे, कहाँ गया क्वेश्चन, हमारे पास क्या बोला था इसमें, जो पूरा बोला था वो पूरा लिख देते, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, पूरा लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, देखो कभी भी स्टेटमेंट वगैरह ना ज़्यादा लंबा चौड़ा मत लिखना, और जो भी लिखना वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देना, अपने से बना कर लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन से मैं उठा देता हूँ। वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके साथ जो लाइन बन रहा है उसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, तो हमारा एक तो होगा 2 एंड 3, जो ये वाला पॉइंट था हमारा 2 एंड 3। दूसरा ये वाला पॉइंट है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखो x के लिए -1 है, यहाँ पर -1 है ना, इधर लेफ्ट में जा रहा है, -1 होता है, इधर -2 होता है, तो x के लिए -1 है, और y के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि x वाले लाइन पे ये पॉइंट आ रहा है, तो y के लिए 0 हो जाएगा, तो -1 एंड 0 कहलाएगा ये वाला पॉइंट। तो दूसरा जो हमारा वो -1 एंड 0 है, और तीसरा पॉइंट क्या है, ये वाला है, जो कि हमारा x के लिए 4 है और y के लिए ये भी 0 है, तो x के लिए 4 और y के लिए 0, और यही तुम्हारे बुक में भी आंसर दिया होगा, क्योंकि इसमें दूसरा आंसर नहीं हो सकता, इसमें यही आंसर हो सकता है। तो ये हमारा 3.1 है, लास्ट क्वेश्चन है, मैं क्रॉस चेक जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि जाते जाते मैं नहीं चाहता हूँ कुछ गड़बड़ हो, जैसे कि मैंने तुमको शुरू में बताया था कि पिछले साल में फटाफट पढ़ा के आगे बढ़ जाता था, बाद में दिक्कत होता था, बच्चों को बोलते थे सर गलत हो गया कहीं पे, तो इस बार बिल्कुल गलत नहीं, मैंने यहाँ पे देख लिया, आंसर भी मिला लिया बुक वाले से, तो सेम आंसर बुक में भी दिया हुआ है, तो ऐसे ही करना है तुमको। समझ में आ गया। एक छोटा सा काम क्या बचा हुआ था, इसको शेड करना बचा था, तो ऐसे करना, जब एग्जाम में बनाओगे ना, पेंसिल पकड़ना, पेंसिल से ऐसे 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 मार देना। तुम लोगों का अच्छा वो है ड्राइंग वगैरह, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, मैं बस हल्का सा कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे बस करना और कुछ नहीं करना है, उसको बस शेड कर देना, शेडेड रीजन। अगर ये क्वेश्चन आता है तब, या इस टाइप से कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तब शेड वेट करने वाला। ओके, तो चलो खत्म होता है भैया एक्सरसाइज 3.1। कोनो डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी जो चीजें मैंने तुम लोगों को वीडियो के बीच में बताई हैं, पूरा ध्यान से सुने होगे तो तुम लोगों को पता होगा कि मैंने अपना बैच भी लॉन्च कर दिया है, लाइव क्लासेस वाला बैच, जिसमें तुम लोगों को बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, और साथ ही साथ अगर तुम लोगों को नोट चाहिए तो टेलीग्राम मिल जाएगा। और अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, सिंपली एक छोटा सा लाइक बटन दबाना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।